हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग दोस्तों। मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं बालकों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? चलो, थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि देहरादून में थोड़ा भया हुआ हो रखा है भाई। थोड़ा मौसम, बहुत ही तेज बारिश हो रही है। वैसे मैं तो पहुंच गया था 8:30 पे ही। क्लास व्लास लगने में थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हमारे आज के सेशन में आप सभी लोग का एक बार स्वागत है। और जैसे कोई नया कोई बालक आता है तो कंटिन्यूसली क्लास यहाँ पर होने वाली है हमारी सुलिद्रिंग की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या काम करने वाले हैं आज हम लोग, सर आप बात कर देते हैं। देखो जी, मंडे से मैंने एक प्रोग्राम आपके लिए स्टार्ट किया है अभी, जिसको हम कहेंगे सब्जेक्ट वाइज। देखो क्या है, सिविल इंजीनियरिंग में वैसे तो मेरा जो हमेशा से रहता है कि हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज, हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज, जैसे अगर एक सब्जेक्ट है जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, उसमें 10 चैप्टर है, तो चैप्टर वाइज जो है ना, अगर आप अच्छे से करते हैं, जैसे पहले चैप्टर के 20-25 क्वेश्चन उससे उठा दिए, दूसरे चैप्टर के 20-30 क्वेश्चन उससे उठा दिए, तो ऐसे ऐसे करके लगभग लगभग हर एक सब्जेक्ट का हम लोग डील करने वाले हैं। तो मैं आज उस पर एक शॉर्ट वीडियो भी आपके लिए रखूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम शुरुआत करेंगे एक्चुअली में मंडे से। ठीक है ना? और मंडे से सब्जेक्ट वाइज, हमारा सब्जेक्ट वाइज का मतलब चैप्टर वाइज, पहले तो सब्जेक्ट वाइज, उसमें भी चैप्टर वाइज अंदर अंदर उसको स्टार्ट करेंगे। और हफ्ते में लगभग 1 से 2 दिन पे, 2 डेज पर हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको भी रखना, ये भी रखना बहुत जरूरी है ना? सब्जेक्ट वाइज तो रखेंगे ही। चलो खैर, बढ़ते हैं दोस्तों। कैसे आप सब लोग? शुरुआत करते हैं दोस्तों। पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही है आपकी? ड्राफ्टमैन के लिए भी आप क्वेश्चन कराइए। हाँ बिल्कुल कराएंगे ना। एक्चुअली में जब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज करा रहा हूँ, तो मैं जितने भी आप, मैंने कल पूछा भी था अपने ग्रुप में कि भैया कौन कौन से एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं फिर उस हिसाब से क्या करूंगा, आपके लिए क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है वो रखूंगा। तो पहले तो आप सोम का बात कर रहे हैं, सोम की रखेंगे, फिर आरसीसी का, फिर इस तरह से मैं अपने हिसाब से रख लूंगा, है ना? चलो जी, बात कर लेते दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए। कुछ सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, अलग अलग मिक्स प्रैक्टिस ही है आज भी, तो बात करते हैं दोस्तों। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। द सीपेज वेलोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल हैविंग द पोरोसिटी वैल्यू 0.373 and discharge velocity is 1.435 into 10 की पावर -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, सवाल ये है दोस्त, ये निकालना है सीपेज वेलोसिटी। सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, सीपेज वेलोसिटी निकालना है, तो इतना इजी है नहीं ये जितना आप सोच रहे हैं। बस इसमें एक का फॉर्मूला लगता है, अगर आपको ये पता है तो काम हो जाएगा भाई साहब। ठीक है ना, काम हो जाएगा। चलो जवाब करो, बताओ सर, तुम लोग जवाब करो। कैसे करना है मैं बता देता हूं, देखो क्या होता है तरीका। दोस्तों एक्चुअली में हम लोग ने पढ़ा था, जब हमारे पास सीपेज वेलोसिटी होता है, सीपेज वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी पर यूनिट एन। एन बोले तो, एन बोले तो पोरोसिटी। ये फॉर्मूले को याद रखना है आपको। फॉर्मूले को याद क्या है, एक्चुअली में यहीं से तो आता ही है, जब आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू के इंटू आई ए, डार्सी फॉर्मूला, डार्सी वेस्टविक फॉर्मूला। तो डार्सी वेस्टविक फॉर्मूला यही होता है, Q इज इक्वल टू के आई। जब वो कहता है कि आपके पास जो वेलोसिटी होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा, जितना ज्यादा स्लोप होगा सॉइल के स्ट्रेटा का, उतनी उसकी पानी की वेलोसिटी बढ़ेगी। यही तो है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और यहीं से वो लिखता है एक कोफिशिएंट के साथ, V इज इक्वल टू के इंटू आई। और यहाँ पर वेलोसिटी होता है डिस्चार्ज अपॉन एरिया, तो वहां के आ जाता है।
लेकिन दोस्तों एक संबंध है, यहाँ पर संबंध रिलेशनशिप है किसमें, पोरोसिटी के फॉर्मूले में। हालांकि छोटा फॉर्मूला आप जानते हैं कि पोरोसिटी को ऐसा भी लिखा जा सकता है वॉइड रेशियो के टर्म्स में, और पोरोसिटी को ऐसा भी लिखा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले जो आपको पता रहते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला और आपको ध्यान रखना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जब डार्सी लॉ पढ़ाते हैं आपको सॉइल मैकेनिक्स में, तो ये यहीं से ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, Vs इज इक्वल टू V अपॉन N। याद रखेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला और है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत लोगों को ये याद नहीं रहता है। तो G माइनस 1 और 1 माइनस N, ये भी प्रूव करके आता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये तुम्हारे पास इसके लिए है, किसके लिए, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए होता है ये, लेकिन क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए होता है, ICR बोलते हैं इसको। तो G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस N करके। खैर इसको छोड़ो, अभी मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगा उस पर समझा दूंगा आपको ये निकलता कहां से। फिलहाल ये वाला फॉर्मूला याद रखो, V अपॉन N। V उसने वेलोसिटी दे रखा है और पोरोसिटी भी दे रखा है। तो थोड़ा सा आपको ये मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा था कि आपको फॉर्मूला पता रहे, ठीक है। चलो, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स CSI। अब आपको बता दें कि रेलवे इंजीनियरिंग से SSC में हो गया या RRB में हो गया, ऑब्वियसली यार RRB है, रेलवे इंजीनियरिंग है तो रेलवे तो आना ही है, इसलिए रेलवे को छेड़ के नहीं जाना है, रेलवे इंजीनियरिंग आपको पढ़ के जाना ही जाना है। तो सवाल का जवाब करेंगे दोस्तों, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स CSI। तो CSI को कैसे मेजर करते हैं दोस्तों, CSI का एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो वहीं से आपको पता भी लग जाएगा। कितने लोगों को याद है, बताओ CSI क्या होता है। तो CSI की बात करी जाए दोस्तों, तो CSI में एक तो आता है हार्डनेस और एक आता है स्ट्रेंथ। टफनेस का कोई मीनिंग नहीं है वहां पर, मैं बताऊंगा अभी क्यों नहीं है। यहाँ पर एक हार्डनेस आता है, H आता है, एक टर्म्स आएगा उसमें H और एक टर्म आएगा S फॉर स्ट्रेंथ एंड H फॉर हार्डनेस। बता देते हैं आपको दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म PDF सब आपको दे दी जाती है। CSI की अगर बात किया जाए तो CSI का मतलब होता है कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। ये रेलवे में हम लोग पढ़ते हैं, और जब टिम्बर के स्लीपर बिछाते हैं, लकड़ी के जब स्लीपर बिछाते हैं, रेलवे बिछाते हैं ना, रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन है जिसको रेल्स कहते हैं एक्चुअली में आप। और इनके नीचे जो है ना आप ट्रैक देखते हैं, इनके नीचे क्या होते हैं, ये स्लीपर होते हैं जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। ये इन स्लीपर की बात होती है। वो स्लीपर जो कहलाते हैं आपके 3 तरह से होते हैं एक्चुअली में, बनते हैं। प्रीस्टस कंक्रीट के बनते हैं, स्टील के भी बनते हैं जिसमें कास्ट आयरन का होता है, आपका स्टील का होता है, और लकड़ी के भी बनते थे पहले। तो लकड़ी के जो स्लीपर होते हैं उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस, 2 चीजों को कोरिलेट करके एक इंडेक्स बनाया है जिसको बोल रहे हैं कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। S + 10 H/20। H जो है हार्डनेस को सिग्निफाई कर रहा है, S स्ट्रेंथ को सिग्निफाई कर रहा है। ये भी देखा गया है जो ट्रैक स्लीपर होते हैं 783 उनकी वैल्यूज रहती है। क्रॉसिंग स्लीपर के लिए हमारे पास 1352 रहना है। तो इतनी लगभग थोड़ा याद करके चले जाना। कैलकुलेट द टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ये RCC का क्वेश्चन है दोस्तों, और बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए और फटाफट करने की ताकत भी होनी चाहिए। छोटे मोटे क्वेश्चन आपके जो है ना नहीं खराब होने चाहिए। एग्जाम का जो पैटर्न होता है, किसी भी एग्जाम की बात करें तो उसमें एक आता है लो लेवल के, एक होता है मॉडरेट लेवल के, एक होते हैं हायर लेवल के। 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो अपनी तो इतनी ताकत बनाई दो कि आपके लो और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भूल से भी गलत नहीं होने चाहिए, भूल से भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन सब लोग करके आते हैं। तो आप समझ लो कि अगर आप उनको भी गलत कर रहे हो तो आप बहुत पिछड़ जाओगे। तो कम से कम मॉडरेट और लो की प्रैक्टिस करो। लो में कौन होते हैं, लो क्वेश्चन में कौन होते हैं, लो ग्रेड के क्वेश्चन जिनमें कि फट से देखते ही आंसर हो जाए। मॉडरेट में कौन होते हैं, आपको न्यूमेरिकल आता था, फॉर्मूला भी पता था, लेकिन आप कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिए। और एक हायर में आता है जिनमें थोड़ा कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं। तो ये होता है एक्चुअली में। तो खैर जैसे ये फॉर्मूला है, तो आपने ये पढ़ा है कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो होता है FM, ये होती है आपके पास FCK प्लस 1.64 या 65 जो भी कहें स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ग्रेड पर डिपेंड करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर तो आपको दे रखा है। अब जब दे रखा है तो आप FCK का मान बताओ। FCK सर कितना है आपके पास, FCK है 20 ग्रेड, M20 का दे रखा है ना, देखो M20 का ग्रेड है, यहाँ पर 20 रख देंगे दोस्तों। तो 20 प्लस 1.65 ऑफ अंडरवुड स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा दोस्त 4। तो देखा जाए तो लगभग ये क्या हो रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 25 26, 4 कम 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा, ये लगभग 26.6 के करीब हो गया, ये ना ये वाला हो गया। समझ गए होंगे आप, 20 प्लस 10। तो ये कर रहा है जी, छोटा फट से करना, ये कर रखा मैंने आपके लिए, PDF में दे दी जाएगा आपको।
चलो जी, सवाल का जवाब करेगा यार। अब थोड़ा सा भीग गया यार मैं ना, ठंड सा लग रही भाई, थोड़ा सा भीग गया हूं मैं हल्का सा। चलो खैर, शियर इन्फोर्समेंट इन द बीम इज नॉट प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरसीसी का क्वेश्चन है। शियर इन्फोर्समेंट क्या होता है दोस्तों, कभी भी देखेगा दोस्त, जब बीम बनता है तो बीम में एक बार तो नीचे होती है, ये बार होती है नीचे, इसको बोलते हैं मेन बार, और एक होती है हैंगिंग बार, ये जो ऊपर होती है। अब होता क्या है कि जब सर दोनों बार जब हम ऊपर, एक नीचे डालते हैं एक ऊपर डालते हैं, ये मेन बार ये होती है, ये वाली मेन बार होती है नीचे, तो इनको आप जो है ना छल्लों से भी बांधते हैं, ये छल्ले जो कहलाते हैं इनको शियर बार बोलते हैं। अगर वर्टिकली हैं तो वर्टिकल स्टीरप्स, इंक्लाइंड है 45 डिग्री पर तो उनको इंक्लाइंड बार बोला जाता है। कभी कभी मेन बार को ही आप कुछ ऐसे बेंट अप कर देते हैं थोड़ा सा शियर रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, तो उनको बेंट अप बार कहा जाता है। तो खैर यहां पर तो ये बीम, अब ऐसे आपका ये क्या क्या बन गया, आप कंक्रीटिंग करोगे, अब ये सब कंक्रीट होगा, ये पूरा बीम बन गया, तैयार होके आ गया ना, समझ गए ना आप। तो यहां पर दोस्तों आपका इंक्लाइंड स्टीरअप भी आंसर है, और वर्टिकल स्टीरअप भी बार होती है, और बेंट अप बार भी होती है। लेकिन सर हैंगर बार जो है ना शियर में काम नहीं करता है, हैंगर बार है, ये वाला हैंगर बार कहलाता है, ये जो ऊपर वाला होता है, लेकिन दिस इज नॉट द वर्क फॉर द शियर फोर्स रेनफोर्समेंट, दिस इज नॉट वर्क इन द शियर रेजिस्टेंस, ये वर्क नहीं करता है शियर रेजिस्टेंस के लिए। तो हम कहेंगे कि सर थोड़ा दिखा भी दो, तो दिखाते हैं आपको। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि इंक्लाइन स्टीरअप कुछ हम एंगल पे लगाते हैं, देखो ये वाला बार आपको समझना बहुत जरूरी है जी, जो ये वाला बार है बेटा, ये आपके पास ये हैंगर बार होता है ऊपर, हैंगर बार आप कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, बस थोड़ा सा शियर बार को हैंगिंग करने के लिए यूज कर लेते हैं। नॉर्मली ये वाला बार जो है ये मेन बार होता है, अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम बना रहे हैं तो, अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम बना रहे हैं तो मेन बार हो जाता है, क्योंकि नीचे बेंडिंग आती है और बेंडिंग को झेलने के लिए या टेंशन को झेलने के लिए आप मेन बार नीचे ही डालते हो। लेकिन उल्टा हो जाता है कैंटिलीवर बीम में, कैंटिलीवर बीम में आप देखते हैं कि टॉप में जो है ना आपके टेंशन आता है, तो वहां पर टॉप में हम बार डालते हैं। खैर ये डिटेल में आपको बताऊंगा मैं आरसीसी में। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि डबल रिइंफोर्समेंट बीम होता है, डबल रिइंफोर्समेंट बीम में दोनों ही बार एज अ मेन बार की तरह काम करती हैं, टॉप में भी और बॉटम में भी, ये भी आपको डिस्कस किया जाएगा। अब इस फिगर को देखेगा दोस्त, इस फिगर को बहुत तसल्ली से देखेगा, और आपके लिए मैंने फिगर जानबूझ के रखा है समझने के लिए। अगर आप ध्यान से देखें, हो सकता है डबल रिइंफोर्समेंट बीम भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बार और ये बार थोड़ा सा नहीं सेम नहीं है, अलग अलग है। इसका डायमीटर देखो थोड़ा नीचे वाला ज्यादा है इस बार का डायमीटर, तो अभी ये समझ लो कि सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, फिर ये हैंगर बार कहलाएगा दोस्त। अगर डबली है तो दोनों मेन बार कहलाएंगे, फिर ये दोनों स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में काम आएंगे। दूसरा सर ये वाली नीचे ये कौन सी बार है, सर ये भी मेन बार है, लेकिन बालक ये वाली बार बताओ तुम, ये वाली बार, ये जो छल्ला देख रहे हैं आप, वह फिगर आपको दिख रहा है जी, तो ये जो छल्ला है इस छल्ले को बोला जाता है वर्टिकल स्टीरअप। क्या बोला जाता है, वर्टिकल स्टीरअप। कभी कभी दोस्त आप मेन बार को ही बेंट अप कर रहे हैं, देखो ये मेन बार था, देखो इधर दोस्तों ये मेन बार था, ये जो जा रहा था ये मेन बार था कि नहीं, लेकिन मेन बार को आप क्या कर रहे हैं, सपोर्ट के नजदीक, सपोर्ट के नजदीक इसको इंक्लाइन कर दिया जाता। मैं दिखा देता हूं यहां पर कि मेन बार ऐसा आ रहा था, इसको सपोर्ट के नजदीक, ये सपोर्ट है सपोज ऐसा कर दिया जाता है, क्योंकि सियरिंग जो आता है, शियर फोर्स सबसे ज्यादा आता है, शियर फोर्स कहां पर, सपोर्ट के नजदीक, तो शियर फोर्स के लिए रेजिस्टेंस यहां पर बन जाएगा आपके लिए। तो बेंट अप बार अकेला कभी यूज नहीं किया जाएगा, ध्यान रखेगा, बेंट अप बार की रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा नहीं होती है, इसको अकेला यूज नहीं करेंगे। बेंट अप बार या तो आप वर्टिकल स्टीरअप के साथ यूज करते हैं दोस्त, या तो आप इसको इंक्लाइन स्टीरअप के साथ यूज करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आप बोलेंगे सर यहां पर हैंगर बार ही आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दूसरे में नहीं लग रहा ना, एक ही में लगी ना, चलो बाद में है, हाँ लिंक भेज दिया आपने, चलो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, उसमें लिख दो चाहे तो, मेन चैनल पर देखो। कोई बात नहीं। In the rectangular channel, the depth of the flow is 1.6 meter and the specific energy at that section is 2.7 meter. The flow is, दोस्तों एक्चुअली में आपसे डेप्थ ऑफ फ्लो भी दे रखा है। स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि सर डेप्थ ऑफ फ्लो प्लस v²/2g। देखो सिविल इंजीनियरिंग में यार बिना फॉर्मूले को रटे हुए आप सोच रहे हैं कि हम लोग जो है कॉन्सेप्ट 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 चिल्लाते रहेंगे ना, तो भाई साहब एग्जाम नहीं निकलेगा।
सिविल इंजीनियरिंग में लगभग 50 से 60% रटना ही है। सिविल इंजीनियरिंग में अकेला कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है ना रटना भी है साथ में। ये बात मैं बता दूं, एक बार तो आपको कंसेप्चुअली सीखना ही है पूरा का पूरा, लेकिन बाद में आपको रटना ही होता है। ये फॉर्मूले देखो, ये रट ही दिया मैंने सीधे सीधे। हालांकि ये आपके पास ये वाला जो है ना, ये काइनेटिक हेड दिखा रहा है, ये तुम्हारे पास पोटेंशियल हेड दिखा रहा है। बाद में तो फॉर्मूला रखना ही है। चलो दोस्तों, यहां पर y आपको दे रखा है 1.6, आपके पास यहां पर और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, स्पेसिफिक एनर्जी भी दे रखी है। निकालना क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो दे रखा है, स्पेसिफिक एट दैट सेक्शन इज 2.7, द फ्लो इज, अच्छा आपको डिस्चार्ज निकालना है सर, डिस्चार्ज निकालना है सर, वेरी गुड। चलो तो यहां पर आपसे, अच्छा सॉरी, यहां पर पूछा गया है कि फ्लो कौन सा है, विच टाइप ऑफ फ्लो इज। तो यहां पर पहली बात तो फ्लो तो बाद में करेंगे आप, सबसे पहले तो हमें फ्रॉड नंबर का पता होना चाहिए। फ्रॉड नंबर अगर आपका लेस देन 1 होता है तो ये सब क्रिटिकल फ्लो होता है, ठीक है ना। और अगर आप बात करते हैं कि फ्रॉड नंबर अगर आपके पास 1 है तो सर ये क्रिटिकल फ्लो होता है, और फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन होता है तो सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगनी पड़ेगी। इस तरह के क्वेश्चनों में ना एग्जाम में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बिहारी बाबू क्या लिख रहे हैं, चलो ठीक है, देखो E इज इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, दिख सबको रहा है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही दिखने में। तो यहां पर E का मान दिया था 2.7, Y का मान रख दिया मैंने, यहां से पहले तो V निकालना पड़ेगा। थोड़ा कैलकुलेशन बता रहा हूं, एग्जाम में कर पाओ तो अच्छी बात है, ना भी कर पाओ तो फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा पहले तो, और तरीका याद रखना पड़ेगा जो लिखा है यहां। दूसरी बात सर, फ्रॉड नंबर आपके पास क्या होता है, तो फ्रॉड नंबर FR इज इक्वल टू होता है V का V अपॉन अंडर रूट ऑफ G इंटू वाई। Y होता है डेप्थ ऑफ फ्लो, V होता है वेलोसिटी, यहां से जो निकाल चुके हैं। G का मान रखना है 9.81, तो आपको ये वैल्यू जो आई है यहां से 1.17 आया है। और 1.17 जो है अगर आप देखें तो फ्रॉड नंबर जो है 1 से ज्यादा आया है, तो हम बोलेंगे सर ये तो सुपर क्रिटिकल फ्लो हो गया, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा सुपर क्रिटिकल फ्लो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करेंगे। सारे क्वेश्चन को देखो यार, ऐसा हवा में मत रहा करो कि एक क्वेश्चन में तुमने ना जो 30 मार्क हाँ बन गए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एक क्वेश्चन इजी लग रहा है तो अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि आगे 60 क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होंगे फिर। इसलिए पूरे सेशन को देखना है, पूरे सेशन से आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा है, अगर आप इन क्वेश्चनों से ज्यादा जानते हैं या मेरे कॉन्सेप्ट से ज्यादा जानते हैं तो आपके लिए नहीं है फिर क्लास। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर हाँ अच्छा खासा मेरा रिवाइज भी हो रहा है, चीजें भी कुछ सीखने को मिल रही हैं, तो पूरी क्लास को देखिएगा। आप पिछली 3 क्लास को भी देखिएगा, पिछले 4 क्लास में ले चुका हूं, अगली क्लास भी आपका आज हो चुकी है, कल भी क्लास होगी, और मंडे से हम लोग सब्जेक्ट वाइज चलेंगे और एक एक सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द लार्जेस्ट वन। दोस्तों स्केल हमेशा क्या होता है सर, स्केल जब भी हम बात करते हैं तो स्केल होता है हमेशा ग्राउंड डिस्टेंस, नहीं होती है सर यहां पर ग्राउंड की डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस अपॉन सॉरी मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। मैप में जो डिस्टेंस है और ग्राउंड में डिस्टेंस है, जैसे कि मैप में आपका 10 मीटर है, तो 10 मीटर तो दिखा नहीं सकते ना तुम मैप में, तो 10 मीटर को क्या लिखोगे आप सर, यहां पर 1 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे सर स्केल क्या हो गया सर, 1 सेंटीमीटर बटे 10 मीटर। तो इसको फिर आप क्या करते हैं, एक उसमें करते हैं, किसमें, 1 यूनिट में करते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर को तो वैसे ही रहने दो, 10 मीटर को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आप गुणा कर देंगे ऐसा सर। तो ये क्या हो गया सर, इसी को जब कहते हैं, जब 1 यूनिट में आप चेंज कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं RF बोले तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जब आप 1 यूनिट में लास्ट में ला देते हैं इसको RF कहते हैं। ऐसा ही यहां पर भी है सर। तो आप कह सकते हैं कि सर जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा उसका स्केल छोटा, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका स्केल छोटा, और जिसका डिनोमिनेटर मतलब ग्राउंड डिस्टेंस कम तो उसका, लेकिन ये तब करना होता है जब आपका एक में ही पूरी सब की सब यूनिट सेम में करनी होती है। तो कौन सा हो गया सर, ये वाला हो रहा है क्या, ए वाला, सही कर रहे हो सब लोग। तो हम बोलेंगे सर यहां पर 1 सेंटीमीटर बटे 50 मीटर, बोले तो सेंटीमीटर में करूं, एक ही हो गया, 1 बटे 4200 हो गया, 4200, 1 बटे 30 कितना है, 3 लाख है क्या, 3 लाख हो गया, और 1 सेंटीमीटर बटे 50 किलोमीटर हो गया। 50 किलोमीटर बोले तो पहले तो इसको मीटर में करो, तो मीटर में ऐसा, फिर सेंटीमीटर में ऐसा। तो आप देख रहे हैं यार साफ साफ ना कि सबसे छोटा डिनोमिनेटर कहां होगा, सबसे छोटा डिनोमिनेटर मेरे हिसाब से तो भैया यहां पर है, सबसे छोटा डिनोमिनेटर यहां, तो सबसे बड़ा स्केल भी यहां होगा। तो बस इतना ही देखना है। कैसे भाई, ए ऑप्शन कैसे कर रहे हैं,
तो एक्चुअली में स्केल का मतलब जब आप सेम यूनिट में करते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी उसको कह सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा, ए थोड़ी होगा पगले। 4200 कम नहीं होता क्या 5000 से? सही कर रहा हूं ना मैं? ओ 42,000 है ये, सॉरी 42,000 है, सॉरी सॉरी, ठीक है 42,000 है यार, कैसी बात करते हो सर, 42,000 है ये, ठीक है ना, 42,000 है वो। तो ये बढ़िया है जी, ये बढ़िया है गुरु, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका ए, समझ गए आप। अब ये क्वेश्चन आपके यूकेपीएससी का है दोस्त, यूकेपीएससी में आया था, जेई का क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। तो आप मैंने इस कहा ना कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपके क्या है, एग्जामों के क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पता कहां से उठाया यूकेपीएससी जेई ने? ये क्वेश्चन कहां से उठाया जानते हो? ये क्वेश्चन उठाया है गुप्ता एंड गुप्ता से। गुप्ता एंड गुप्ता में डिट्टो ऐसे ही दे रखा था ये क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन उन्होंने यूकेपीएससी जेई वालों ने, आयोग ने जो है ना ले लिया वहां से, और आपको जो है ना मुसीबत खड़ी कर दी। लेकिन मुसीबत है नहीं इसमें, हम बोलेंगे सर बताओ, इस फिगर को समझो यहां पर। द फॉलोइंग फिगर शोन द एंट्रीज इन द फील्ड बुक फॉर द चेन। किसी फील्ड बुक में एंट्री करी हुई है आपने जिसमें चेन लाइन है ए बी, ए यहां पर है दोस्त और यहां पर बी है। कोई फील्ड बुक जब आप बनाते हैं, जब आप फील्ड सर्वे करते हैं, तो वहां पर ये कुछ मेजरमेंट ऐसे इस तरह से लिखा हुआ है, कुछ लिखने का तरीका है। तो जिन लोगों को थोड़ा पता होगा तो वो बता देंगे आप, कुछ ने तो ये क्वेश्चन ही रट दिया होगा। मैंने आगे जब मैं आपको यूकेपीएससी जेई की तैयारी कर रहा था पिछले कुछ समय पहले, वहां पर तो मैंने इतनी प्रैक्टिस आपको कराई इनकी कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन ही रट दिया होगा आपने तो। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो सर एक्चुअली में ये फिगर को समझो आप, इस फिगर को समझो आप, उसने ऐसा दे रखा है यहां पर, मैंने अच्छे से समझा रखा है आपको, घबराओ मत आप। एक पॉइंट यहां पर है दोस्त और एक पॉइंट यहां पर है, देख रहे हैं 2 पॉइंट। इस पॉइंट को आप क्या कह रहे हैं सर? इसको बोल रहे हैं ए और इसको बोल रहे हैं बी। उसने कुछ कहा नहीं है, बस चुपचाप से लिखा हुआ है कि ए और बी के बीच का दूरी, मतलब यहां पर एक पॉइंट उसने मेंशन कर रखा है। आप चाहे तो यहां पर भी देख सकते हैं, देखो एक पॉइंट मेंशन कर रखा है इसने, यहां से लेकर ए से लेकर यहां तक, यहां देखो, और यहां पर 5 लिखा है ना, और फिर 5 से लेकर यहां तक 9 लिखा है। तो इसका मतलब बीच का दूरी कितना हो गया? 4। ये 5 यहां पर रीडिंग लिखा है और यहां 9 लिखा है, इसका मतलब बीच की दूरी कितनी हो गई? 4 मीटर की दूरी हो गई। इतनी तो समझ आती है ना बात। लेकिन यहां से वो उसने इधर की तरफ, राइट साइड की तरफ उसने 2 लिखा है, इसका मतलब यहां पर कितना डिस्टेंस हो गई, और यहां उसने 5 लिखा है। तो ये बात मैं यहां पर समझाता हूं आपको, देखो ढंग से समझ आ जाएगा। देखो दोस्त अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है, मैं अलग से बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको ये 4 दिख रहा था, 4 आपको दिख रहा है सरकार, है ना। ये कौन से 4, कौन सी दूरी है? ये 4 ये चीज है। अब T1 से T2 का डिस्टेंस क्या चाहिए आपको? T1 से T2 का दूरी चाहिए आपको। तो T1 से T2 का दूरी क्या होगा? तुम बताओ, तुम बताओ जी, T1 से T2 का दूरी क्या होगा? तो भाई साहब आप देखेंगे जरा ध्यान से, तो एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल कैसे बना मैं बता देता हूं। देखो क्या था कहानी, वो मत करना, कंफ्यूज मत करना। यहां पर 5 लिखा है, यहां पर 9 लिखा है, और इधर उसने 2 लिख रखा है, और यहां पर उसने कितना लिख रखा है? 5 लिख रखा है। ये बात समझ आ रही है? तो भाई साहब आपको ये बात तो पता लग गई ना, है ना। ये बात तो आपको पता लग गई कि ये दूरी कितनी है एक्चुअली में, ये वाली दूरी कितनी है। तो आप बोलेंगे सर एक्चुअली में ये वाली जो दूरी है, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये 3 हो जाएगा। अरे 5 में से 2 गया तो कितना होता है? ये 5 है माना, और ये 2 है, ये 5 है और ये 2 है, ये 2 है। तो आपको ये पता नहीं लग गया कि ये वाली दूरी कितनी है? नहीं समझे? मैं समझा देता हूं, फिर से समझा देता हूं। देखो उसने ये 5 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 2। तो भाई साहब ये तुम बता नहीं सकते कि ये कितना हो गया, ये वाली चीज। ये क्या हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा यहां पर। और ये हाइट आपको पता ही है, ये हाइट कितना दे रखा उसने? 4 दे रखा है। अब समझ गए? वेरी गुड। तो ये 4 हो गया, तो पाइथागोरस लगा दो, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके 5 आ जाएगा। तो ये यही तो चाहिए था आपको। T1 से T2 का डिस्टेंस ये था दोस्त, इस पेड़ से लेकर इस पेड़ की डिस्टेंस ये थी, कहने का मतलब है। तो भाई ज्यादा टाइम नहीं लगाते अब आप तो बहुत समझदार हो गए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5, है ना। चलो खैर, स्टैंडिंग, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में कैसे हुआ है, क्या तरीका रहा है? इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं फिर से, इसलिए करेंगे इसको। उसने 2 लिखा है ना इधर की तरफ, और इसको लिखा है 5। अरे एक दूरी 5 वाले पॉइंट से इधर लिखा है क्या? 2, और आपका 9 वाले से लिखा है 5। तो आप समझ गए ना अब ये
इधर तुम 2 क्यों आया केवल, यहाँ 5 को आएगा, तो ये वाला ट्रायंगल बन गया ना, यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल, ये दिस ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल की बात हो रही है जो बनाया यहाँ पर। ओके चलो खैर अब आ जाओ। फॉर द स्टैंडिंग क्रॉप इन द अनड्यूलेटिंग सैंडी सॉइल, अनड्यूलेटिंग का मतलब होता है सर उबड़ा खाबड़ा, उबड़ा खाबड़ा मतलब उबड़ खाबड़, ऐसा अनड्यूलेटिंग आपकी टोपोग्राफी है, सैंडी फील्ड है कोई, तो आप बोलेंगे सर यहां पर स्टैंडिंग क्रॉप है, ये भी ध्यान रखना है। इन द अनड्यूलेटिंग सैंडी फील्ड द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन इज, किसी लहरदार रेतेली कोई खेतों में अगर खड़ी फसलों के लिए सिंचाई की सबसे अच्छी विधि है तो वो कौन सी है, थोड़ा सा समझना है कौन सी विधि होगी सबसे बेस्ट, बताइए सरकार कौन सी होगी, बताओ तुम जवाब करो, है भाई। अरे बताओ यार, यस स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन सबसे बेस्ट होता है इस तरह की कहानी पर, जब कोई अंडुलेटिंग का मतलब कि भी आपका टोपोग्राफी ऐसा है कि वो है उबड़ खाबड़ है, बिल्कुल फ्लैट नहीं है, तो उस दौरान आपका सबसे स्टैंडिंग क्रॉप भी है, तो उस दौरान आपका स्प्रिंकलर मतलब एक तरह से आर्टिफिशियल रेन की तरह होता है। इस बात को यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इस तरह से देखो स्प्रिंकलर इरिगेशन कुछ ऐसी कराई जाती है दोस्तों, ठीक है ना, ये वाली है स्प्रिंकलर इरिगेशन, कुछ ये वाला आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, ये हमारी कौन सी वाली है जरा बताओ ये, ठीक है ना, ये वाली बताओ जरा ये कौन सी है, इस फिगर को देखते हुए क्या लग रहा है आपको, बताओ जरा। लेसी इक्वेशन फॉर द कैलकुलेटिंग द फ्लश डिस्चार्ज, दोस्तों लेसी साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है हमारे एल्यूवियल चैनल के डिजाइन के लिए। एल्यूवियल का मतलब जो मिट्टी वाली जो कैनाल होती हैं, बिना किसी हार्ड प्रोटेक्टिव मटेरियल के बनी हुई जो कैनाल होती है, उसमें 2 थ्योरी होती है ना आपके एल्यूवियल कैनाल के लिए, एक आपकी कौन सी वाली बोलो, एक आपकी लेसी थ्योरी और एक कैनाडी थ्योरी, दोनों के इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन यहाँ पर एक इक्वेशन दी इन्होंने, तो शायद आप लोग जानते भी होंगे शायद, वेरी गुड, जरा बताओ जल्दी से कौन कौन जानता है, नहीं जानते कोई, यस 10.8 r⁻²/3 s⁻, 3 इक्वेशन है उसकी, तो इसमें से एक पहली ये वाली इक्वेशन वेलोसिटी के दी है वही है, और एक बहुत लोगों को पता नहीं रहती है, v = 10.8 r⁻²/3 एंड s⁻1/2, ध्यान रखिएगा। हालांकि एक इक्वेशन और है वेलोसिटी के लिए, एक इक्वेशन और है आपको पता भी होगा, v²/f है ना, ऐसा कुछ r के लिए भी है आपके पास, वेलोसिटी के लिए भी है ना, खैर आप निकालो, यहां से भी आप निकाल सकते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस = v²/f⁻1/6 करके एक तरह से फॉर्मूला ये भी है ना, तो खैर यहां से भी आता है, लेकिन फिलहाल आप यहां से देखो v = 10 पॉइंट जो पूछा गया उसी पर बात करते हैं। मेजर रेजिस्टिंग फोर्स जो है ग्रेविटी डैम में क्या होता है, पावर में कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन नहीं करना यार ना, ये सॉरी ओहो सॉरी फॉर दैट, r⁻s/1/2 नहीं, इसको माफ करेंगे, ये वाला है v = 10.8 r⁻2/3 एंड s⁻1/3 है, ठीक है ना, ये अलग है बिल्कुल। हालांकि आपने देखा होगा मैनिंग फार्मूला होता है, मैनिंग फार्मूला क्या होता है, वहां भी वेलोसिटी निकलती 1/n r⁻2/3 s⁻, क्या होता था वहां पर 1/2 होता, तो यहां से थोड़ा कंफ्यूजन बनता है भाई, सबके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन बनता है, तो ये s/1/3 है जो लेसी ने दिया है, थोड़ा अलग है, इसको करेक्ट कर लेंगे जी, मैंने करेक्ट कर दिया है। ये है आंसर, ठीक है ना, सी ऑप्शन है, बिल्कुल मैंने सही कर दिया जी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं जी, द मेजर रेजिस्टिंग फोर्स इन द ग्रेविटी डैम, देखो ग्रेविटी डैम में सबसे मेजर फोर्स कौन सा होता है,
नाम से पता लग रहा है ग्रेविटी डैम है, अंडर वेट होगा मतलब ऑन वेट होगा अपने, और ऑन वेट का मतलब है सीधे सीधे सर सेल्फ वेट ऑफ द डैम, बिल्कुल सही बात है। जब सेल्फ वेट की बात करेंगे दोस्तों डैम का, तो ये कुछ ऐसा आता है, इसमें जितना आपका वेट होगा, और वेट के लिए अब आप क्या करते हैं, हाई डेंसिटी का कंक्रीट यूज करते हैं, जिसका 2400 2500 से भी ऊपर हायर वेट होता है उसका बड़ा एग्रीगेट लगाएंगे, हैवी एग्रीगेट लगाएंगे, ड्यूरेबल एग्रीगेट लगाएंगे, सीमेंट भी अच्छे क्वालिटी का, तो वो उस तरह से आपका हैवी वेट कंक्रीट बन जाता है। सवाल ये है सर, यहाँ पर कभी कभी हमसे ये पूछा जाता है कि जो वेट है, वेट की कैलकुलेशन चलती कैसी है सर? तो वेट की कैलकुलेशन जो चलती है सर, जैसे कि हम कहेंगे कि सर ये डैम है, तो यहां पर हमारे पास पानी होगा ही, तो पानी जो होगा एक प्रेशर लगाएगा दोस्त, ये क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो ये बात बिल्कुल हमेशा के लिए याद रखना है कि प्रेशर क्या होता है सरकार, प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है रो इंटू जी इंटू एच, और रो जी जो होता है गामा एच भी कहते हैं, गामा मतलब वेट डेंसिटी है, रो जी के बराबर होता है। तो आप बोलेंगे सर जब एच हाइट कम हो, मैं बोलूंगा सर यहाँ पर एच, जब आपका एच जो है कैपिटल एच के बराबर हो, मतलब कि एच इज इक्वल टू जीरो बोलो तो प्रेशर क्या हो गया यहाँ पर जीरो, एच इज इक्वल टू जीरो यहां से देखता हूं मैं प्रेशर, और एच इज इक्वल टू कैपिटल एच मतलब सर प्रेशर यहां पर, तो गामा एच हो गया ये नीचे वाला प्रेशर, ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूं। लीनियर क्यों है, क्योंकि इक्वेशन में देखो आप लीनियर है, ये देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये लीनियर बनता है ग्राफ ना ऐसा, तो ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, मतलब ऐसा दिखेगा आपको, ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बालक कुछ ऐसा दिखेगा, ये जो आपका डैम पे लगा रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं सर, ये तो हो गया प्रेशर, दिस इज द प्रेशर फोर्स, मतलब प्रेशर है ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पानी के द्वारा। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो इसका प्रेशर फोर्स लगता है वो पूछ लेता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है टोटल फोर्स कभी भी किसी भी मेंबर का, सीजी कहां पर पड़ता है इसका, तो हम बोलेंगे सर इसका जो सीजी पड़ता है ना, ये जो दूरी है तो ये होती है सर h/3, दिस दूरी दिस डिस्टेंस विल बी h/3, तो ये क्या होगी सर, यहां पर आपके h/3 होगी, ये वाला दूरी जो है h/3 होगी। हम कहेंगे कि सर ये कितना होगा, तो ये होगा 2h/3 टॉप से। तो ये कितना आता है सर, इसके लिए एक बेस्ट तरीका बताऊंगा सर, हम क्या करेंगे, इसका जो एरिया लेंगे ना, इस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया होगा वही इसके सीजी पर लगेगा। तो एरिया क्या होता है इस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हम बोलेंगे सर ये कितना आ गया सर, प्रेशर फोर्स बोला जाता है इसको, एफ से भी डिनोट किया जाता है इसको, ध्यान रखिएगा। तो हम बोलेंगे सर गामा एच स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज द प्रेशर फोर्स एंड दिस इज द प्रेशर, ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस है। ओके ये कुछ इस तरह से कैलकुलेशन है, आगे बढ़ते हैं। गेज प्रेशर से आप क्या समझते हैं सर, गेज प्रेशर क्या होता है, एक होता है गेज प्रेशर, एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, और एक होता है आपके पास वैक्यूम प्रेशर। तो हमेशा याद रखिएगा जब जब भी आप एब्सोल्यूट निकालते हैं, हालांकि ये फॉर्मूला याद रखना है आपको हमेशा के लिए। चलो पहले आप बताओ गेज प्रेशर क्या बोलते हैं, आप किसको बोलते हैं, जवाब करो जी, जल्दी देर मत करो जी, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज भी। एब्सोल्यूट प्रेशर, वेरी गुड, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरी गुड। एक्चुअली में होता है क्या सर, जब P एब्सोल्यूट लिखते हैं हम, तो हमको P एब्सोल्यूट प्लस P गेज करना होता है, एक फॉर्मूला ये होता है। लेकिन सॉरी P गेज, ये P गेज से लिख देता हूं मैं, P एब्सोल्यूट जो होता है P गेज प्लस P वो करना पड़ता है क्या, एटमॉस्फेरिक, ठीक है ना। और जब हम बात करते हैं सर यहां पर P एब्सोल्यूट का एक और फॉर्मूला, तो P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस का आपके पास P वैक्यूम प्रेशर। तो एक तरीका ये भी है, हालांकि इससे काम हो जाएगा आपका, P गेज निकालो यहां से, तो P एब्सोल्यूट माइनस का P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दो फॉर्मूले याद रखना, काम हो जाता है आपके, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, खैर चलो जी, ये लिखा भी है मैंने, देखो यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है आपके लिए, हटा दो इस बात को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप। दोस्तों इरिगेशन के सबसे बेसिक क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन यही आता है कि क्रॉप को तीन प्रकार से बटाया जाता है, एक आपका रबी क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में कहलाती है, और जो आपका एक खरीफ क्रॉप्स जो कि आपका समर सीजन वाली कहलाती है, और एक जायद वाली आती है जो मानसून सीजन की होती है, जायद की फसल जिसमें सब्जी उब्जी और ये तुम्हारे खीरा वगैरह ये सब चीजें होती हैं। और जो तुम्हारा खरीफ है उसमें तुम्हारा खासकर इंपॉर्टेंट क्या है, चावल वगैरह धान वगैरह है ना।
और जो आपका रबी वाला है उसमें गेहूं वगैरह है ना, गेहूं के साथ होने वाली फसलें। तो चलो खैर आप जवाब करते हैं, बताओ जल्दी से। यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स नहीं है। तो रबी क्रॉप्स नहीं है ये पूछा गया है, ध्यान रखना। तो रबी क्रॉप्स नहीं है दोस्त, तो ये है कौन सा, मूंगफली। यस, ग्राउंड नट की बात हो जाए, दिस इज नॉट द रबी क्रॉप, दिस इज द खरीफ क्रॉप्स। एक्चुअली ये खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। मैं कुछ क्रॉप्स आपको बता देता हूं जो आपको लगभग याद करनी है। सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स की बात करते हैं दोस्तों। तो खरीफ क्रॉप्स को एक्चुअली में क्या कहते हैं, गलत लिखा हुआ है, खरीफ क्रॉप्स को उसको सही कर देना। खरीफ क्रॉप को कहा जाता है समर क्रॉप्स। जब रबी क्रॉप्स की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है विंटर क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स। इसको बोला जाता है जायद वाले को क्या सर, मानसून क्रॉप्स, मानसून क्रॉप बोला जाता है, इसको सही कर देना पीडीएफ में भी, मानसून क्रॉप। ओके, तो यहां पर ये अगर देखा जाए खरीफ क्रॉप लगभग प्लांटेड होती है जून में और अक्टूबर में इसका हार्वेस्ट हो जाता है, काट कर दिया जाता है। रबी वाले में आपका नवंबर अक्टूबर में लगभग होती है और अप्रैल तक इसको काट दिया जाता है। और इसमें देखा जाए जो इंपॉर्टेंट है सर खरीफ वाले में, सबसे इंपॉर्टेंट वो है चावल। चावल आपका राइस हो गया, दूसरी बात आपका मेज मक्का हो गया, ग्राउंड नट हो गया मूंगफली, इसमें कॉटन कपास हो गई, चार प्रमुख फसलें हैं इसकी। रबी में देखा जाए दोस्तों तो यहां पर आपका जैसे पी हो गया, मटर हो गया, यहां पर गेहूं, गेहूं सबसे इंपॉर्टेंट है सर इसका, बारले हो गया, जौ जिसको बोलते हैं आप, ग्राम हो गया, चना हो गया। और यहां पर दोस्तों यहां पर जायद में देखा जाए तो वाटरमेलन हो गया, ये सारी चीजें आपका कुकुम्बर वगैरह, खीरा खुरा सब ये सब इसमें आ जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड विच डील विद द स्टील स्ट्रक्चर, देखो कितना सिंपल कोड है। हालांकि मैं आज कुछ कोडिंग आपको बता भी रहा हूं, 3-4 कोड आपको बता भी दूंगा जो आपको लगभग याद करने हमेशा। कुछ और भी एडिशनल आपको लिखाऊंगा, एक दिन मैं आपको 15 से 20 कोड लिखाऊंगा, उन्हीं में से क्वेश्चन घूमता रहता है। चलो जी, इंडियन स्टैंडर्ड कोड विच डील विद द स्टील स्ट्रक्चर, तो आपको पता ही है सर स्टील का कोड आपका 800 है। हालांकि 800 आपका एक 1978 वाला है, 78 का मतलब ये होता है दोस्त, देखो कोड हमेशा ये होता है भाई, ये तुम्हारे साल है जो रिवीजन हुआ होगा उसमें मॉडिफाइड हुआ होगा। अभी लेटेस्ट जो है वो आपका ये वाला है, कौन सा वाला, 2007 वाला है ना। वैसे मॉडिफिकेशन चलते रहते हैं लेकिन 2007 वाला चल रहा है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा के लिए याद रखनी है बालक। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सर। यहां पर कुछ कोडिंग है जो आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं आईएस कोड 875, ये किसके लिए सर आपके पास, ये है बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के लोडिंग को डिफाइन करते हैं। उसमें आईएस कोड 800 आज ही आ रहा है क्वेश्चन, अभी आगे आएगा। 875 के भी 4 पार्ट आपको याद रखने ही है। 875 1, 875 2, 875 का 3 पार्ट, 875 का 4 पार्ट, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप याद रखो डिजाइन लोड देता है किसी बिल्डिंग के लिए और किसी स्ट्रक्चर के लिए। आईएस कोड 800 क्या सर, स्टील स्ट्रक्चर के लिए है। 456 तो आप जानते हैं प्लेन हो या आपका रिनफोर्स हो। ध्यान रखिएगा 456 आपके आरसीसी में भी यूज होता है और आपका पीसीसी के लिए भी यूज होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रिनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। आपका आईएस कोड 1893 तो ये तुम्हारा अर्थक्वेक के लिए होता है 1893। इसमें जब आरसीसी की बात करते हैं दोस्तों तो आरसीसी में हमारे पास एक तो कंक्रीट हो गया, तो कंक्रीट के लिए तो मैंने कह ही दिया सर आईएस कोड 456 2000, ये 456 याद रखो। लेकिन दोस्तों स्टील में भी ना एक कोड होता है 1786, आईएस कोड 1786 एक कोड ये होता है, और एक कोड होता है आईएस 432। ये दो कोड भी याद रखेंगे। ये वाला होता है आपके पास किसके लिए, HYSD के लिए जनरली, और ये वाला जो कोड है आपका HYSD का मतलब होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, और आईएस कोड 432 होता है, ये होता है तुम्हारे पास माइल्ड स्टील के लिए। ये हल्का फुल्का याद रखिएगा, हालांकि मैं डिटेल में आपको एक लिंक लिखा दूंगा। फिर भी यहाँ पर कुछ बात मैंने लिखी है, जैसे कि लोडिंग के हिसाब से, लोडिंग की एक कहानी दोस्तों। जब 875 पार्ट 1 की बात, ये याद करने की जरूरत नहीं, 1987 ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद करना है 875 पार्ट 1। तो दोस्त ये कहते हैं डेड लोड के लिए, सेल्फ वेट के लिए डेड लोड की बात इसमें कही गई है। 875 पार्ट 2 की बात करें तो ये सर बात करता है इंपोज लोड या लाइव लोड, इंपोज लोड के लिए। एक आता है सर 875 पार्ट 3, इनमें से आ रखा है क्वेश्चन एग्जामों में, अलग अलग एग्जाम में मैंने देखे हैं, तो इनको याद करना है। पार्ट 3 की बात किया जाए विंड लोड, ये भी आ रखा है कहीं, विंड लोड का, हवा का लोड आपको इफेक्ट लेना है। उसके बाद आते हैं भाई विंड का लोड लेना बहुत जरूरी होता है। अभी आपको पता होगा उधर हमारे इंडिया में एक बड़ा पुल बना है, कहां पर बना है पता है ना आपको, तो वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न था विंड के लोड का, हवा का लोड का, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पर बना था वो।
तो स्नो लोड हो गया आपका पार्ट 4 में। पार्ट 5 में क्या होता है सर, इसमें स्पेशल लोड आते हैं और एक लोड कॉम्बिनेशन होता है। कुछ स्पेशल लोड होता है और कुछ लोड के कॉम्बिनेशन भी होते हैं। लोड कॉम्बिनेशन मतलब जैसे कि आपका लाइव मतलब विंड लोड या अर्थक्वेक लोड प्लस डेड लोड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो कुछ फैक्टर के साथ फैक्टराइजेशन जो होता है लेते हैं ना हम, ऐसा कुछ में याद भी होगा, जैसे 1.5 ले लेते हैं अगर आपका सेल्फ वेट ले रहे हैं प्लस डेड लाइव लोड ले रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1.2 का कॉम्बिनेशन के साथ फैक्टर ले लेते हैं, इसमें आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड हो या विंड लोड हो, इनमें से एक, उसमें 1.2 का फैक्टर लेते हैं। लेकिन लिमिट ऑफ कोलैप्स की बात हो रही है, सर्विसिबिलिटी में इसको 1 कर देते हैं। ये लोड कॉम्बिनेशन की बात किस कोड में कही गई है सर, पार्ट 5 में की गई है। तो ये कोडिंग आपको याद रखना ही रखना है, इतने तो कम से कम आपको मैं रटवा ही दूंगा यार, बार बार घबराओ मत आप। आपका एक ही काम है बस, आपकी जिम्मेदारी एक है बस, क्या कि हमेशा क्लास को जो टाइमिंग है हमेशा क्लास को देखो, क्लास को देखना है। अगर आप बहुत ज्यादा मजबूरी आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में देखो, लेकिन क्लास को रोज करना है। आपकी चीजें रटी जाएंगी भाई चीजें। चलो, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज गिवन बाय, पीछे बताया था आपको क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आईसीआर इससे डिनोट करते हैं और यह होता है आपका G-1/1 प्लस ई। यहां पर ई वॉइड रेशियो होता है और जी आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है सॉइल मटेरियल का। ई आपका यहां पर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जिसको आप वॉइड रेशियो कहते हैं। एक और फॉर्मूला होता है इसका ना इस आईसीआर निकालने का, क्या होता है बताओ, G-1, वही चीज मैं यहां पर बता रहा था, मैं शुरू में भी आपको कह रहा था कि इसको निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, आजकल खूब पूछा जा रहा है। कैसे पूछा जा रहा है मैं बता देता हूं आपको। इसमें पोरोसिटी का वैल्यू दे रहा है और यहां पर आपका जी का मान दे रहा है, तो आपके लिए आसान कर दिया ना मैं। आप भी सर लाइव आओ, अरे लाइव नहीं हूं क्या मैं ये बताओ यार, इनको अभी तक भी लग डाउट ही में है कि लाइव नहीं है गुरुजी, हैं अभी भी डाउट है। स्टीफन साहब कह रहे हैं अभी आप भी सर लाइव आओ, अभी लाइव नहीं हो तो मैं क्या हूं फिर, मेरा भूत कोई चिल्ला रहा है यहां पर लाइव है, ये देखो लाइव मैं अपने बाल खींच रहा हूं, देखो है ना, अपने कान पकड़ रहा हूं, देखो ये लाइव हरकतें हो सकती हैं ऐसी ठीक है, बस गजब है यार सर, ये पागल हो गया है ना चलो हो जाता कभी कभी, वैसे भी आज मौसम वैसा ही है, कुछ कर दिया होगा इसने आज मौसम वैसा ही है कुछ फूक फाक लिया होगा, है फूक लिया भाई कुछ। चलो खैर, उत्तराखंड के हो तुम, क्या कहां से हो। आईसीआर दिस इज द G-1/1 प्लस ई। एक्चुअली में ये फॉर्मूला आया कैसे है, तो हम बोलेंगे E इज इक्वल टू N/1 - N होता है। और सर जब यही वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे ना, एक्चुअल जेन्युइन फॉर्मूला यहां से आता है, ये ई का वैल्यू जब आप ये पुट करेंगे ना N/1 - N, तो ये चीज यहां पर आप लोग इसको प्रूव कर लेते हैं। दोनों फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये काम आएगा आपके एग्जाम में, हमेशा के लिए इसको फॉर्मूले को दिमाग में रख दो, एग्जाम में आपका तुरंत सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, घबराइए नहीं। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तब आता है भाई जब आपका सेंड बॉइलिंग कंडीशन आती है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, सेंड बॉइलिंग कंडीशन क्या होती है कि जब सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है ना, उसको कहते हैं। अब करते हैं आगे, बताओ आगे बढ़ो। द टिम्बर इज बर्न, द टिम्बर इज बर्न इन द वुड फायर ओवर अ डेप्थ of about 15 mm. The process of treatment is known as, बोलो, लकड़ी को लगभग 15 mm की गहराई तक लकड़ी की आग में जलाया जाता है। ये भी सच में होता है, ये काम भी कभी कभी करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा होता है, कभी कभी देखने को मिलता है। द टिम्बर इज बर्न एंड द वुड फायर ओवर द डेप्थ ऑफ 15 mm। लगभग ये कह रहा है 15 mm का मतलब ना 1.5 सेंटीमीटर ना, लगभग 1.5 सेंटीमीटर की डेप्थ तक हम लोग कुछ फायरिंग देते हैं। अब आप बोलोगे सर फायरिंग दोगे तो आग लग जाएगी, नहीं सर, ठीक है ना सर। फ्लूइड कहां से पढ़े, कुछ कुछ हद तक मैंने चैनल में पढ़ा रखी है, मेरे ख्याल से कुछ चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, तो कुछ आप शुरुआत से ही पढ़ा रखा है। तो आप एक काम करो ना, चैनल पे पढ़ लो, सिविल इंजीनियरिंग J&A वाले चैनल पे, हमारे सिविल इंजीनियरिंग J&A वाले चैनल पर आप लोग क्या करेंगे, वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं फिलहाल के लिए। धीरे धीरे फिर हम क्या करेंगे, बैथल क्या बोल रहे हैं,
वेथल में सीधे आग नहीं लगाते, उसमें डिप करते हैं, हालांकि मैं समझा रहा हूं आपको। तो इसको बोलते क्या है पहले, इसका नाम क्या, आंसर दो। चारिंग बोलते हैं इसको, इसको चारिंग बोलते हैं। बैथल में वो थोड़ी करते, बैथल में एक्चुअली में केमिकल डालते हैं। चलो खैर मैं समझा रहा हूं आपको, चारिंग बोलते हैं इसको दोस्त। ये देखो आप किसी डिवाइस की मदद से कुछ आपका फायर जो है, जैसे इससे आपका फायरिंग आ रही है तो इससे आपका क्या करते हैं, कुछ कुछ हद तक इसको काला कर देते हैं थोड़ा सा, और ये फायर रेजिस्टेंट बढ़ाने की ताकत है, ये तरीका है। स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज हाईएस्ट इन द डायरेक्शन, ये भी देखा गया, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। चैनल नाम क्या है, चैनल नाम ये है सर सिविल इंजीनियरिंग, ये दोनों पे क्लास चलती है ना हमारी, एक मेन चैनल है, एक आपका सिविल इंजीनियरिंग का चैनल है, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए, एक चैनल ये है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की ही क्लास होती है कंप्लीटली। तो उसमें भी मेरी क्लासेज हैं फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत डिटेल में, तो आप प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं, कुछ क्लासेस कर सकते हैं। हालांकि पूरा नहीं पढ़ा रखा, लेकिन कुछ चैप्टर पहले शुरुआत से तो करो, पहले समझो तो चीजों को, फिर धीरे धीरे जैसा हम आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर फ्लूइड मैकेनिक्स भी डिटेल में करा दूंगा मैं यहीं पर। द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज हाईएस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, देखो आपके पास दो बातें मैंने कही होंगी, कोई बात मैंने कही होगी सर। एक्चुअली में क्या होता है सर, जब हम बात करते हैं दोस्त किसकी, एक होता है एक आइसोट्रॉपिक और एक होता है एनाइसोट्रॉपिक, बहुत ध्यान से सुनेगा मेरी बात को तसल्ली से। एक होता है आइसोट्रॉपिक और एक होता है एनाइसोट्रॉपिक। तो हम सभी लोगों ने पढ़ा है आइसोट्रॉपिक क्या होता है। आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि सर सभी डायरेक्शन, सभी कौन सी डायरेक्शन होती है, ये तो एक्स डायरेक्शन होगी, या तो वाई डायरेक्शन होगी, या तो जेड डायरेक्शन होगी। तो आपने पढ़ा होगा आइसोट्रॉपिक की परिभाषा कि सभी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होती है, तो इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। लेकिन अगर सभी डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है तो इसको बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक। दैट मींस द सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, दिस इज द आइसोट्रॉपिक मटेरियल। और मेंबर द डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, दिस इज द एनाइसोट्रॉपिक। और ये देखा गया सर लकड़ी के केस में, ये टिम्बर के केस में बहुत मजबूत बात दिखा दी आपको। टिम्बर एक परफेक्ट एग्जांपल है सर एन आइसोट्रॉपिक, एग्जाम का क्वेश्चन है ये एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल का। क्यों सर, जैसे लकड़ी का लॉग आप देखते होंगे, लकड़ी का लॉग है, ये लट्ठा है, तो आप लकड़हारा को देखते होंगे कैसे काटता है, वो ऐसे लंबे में काटता है या ऐसे में काटता है, ऐसे में काटता है ना, वो एक्स एक्स में काटता है, क्योंकि उसको पता है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है ना एक्स एक्स में कम है, तो इसी में थोड़ा मेहनत कम लगेगी, ऐसे में कभी नहीं काटता वो, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अलोंग टू ग्रेन बोलते हैं इसको, ये जो वाई वाली एक्सिस है इसको बोलते हैं अलोंग टू ग्रेन, इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो लकड़हारा को भी पता है कि भैया यहां पर मेहनत ज्यादा खपेगी, तो हम यही कह रहे हैं सर स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर इन हाईएस्ट इन द डायरेक्शन। बोलो बोलो सर, ग्रेन के अलोंग, ग्रेन के अलोंग कौन सी होगी फिर तो बताओ, ये होगा सर एन एंगल ऑफ 0 डिग्री टू द ग्रेन। ध्यान रखिएगा ये वाला है 0 डिग्री, मतलब यही वाला हो गया ना, फिर ग्रेन के अलोंग हो गया, मतलब 0 डिग्री वाली बात हो गई। सभी लोगों ने सही किया या गलत किया, तो बी ऑप्शन होगा, यहां पर सी नहीं करेंगे। अब तुमने 90 डिग्री रख दिया, 90 डिग्री रख तो रट दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं समझे, तो आज के बाद कभी जीवन में गलत नहीं करोगे कि सर ये वाली जो एक्सिस है ना इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। सर कौन सी स्ट्रेंथ, ये वाले में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है सर, ये अलोंग टू ग्रेन वाली एक्सिस है, तो हम बोलेंगे सर अलोंग टू ग्रेन वाली एक्सिस है। और इसमें सर स्ट्रेंथ क्या होगी, हम बोलेंगे सर स्ट्रेंथ भी, मैं पीडीएफ दे दूंगा भाई आपको, सब लिखा हुआ जो है ना पीडीएफ में रहेगा, ये जितना भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप बात यहां पर समझ सकते हैं, ये बात आप समझ सकते हैं सर, अलोंग टू ग्रेन ये वाली है, ये वाली आपकी परपेंडिकुलर टू ग्रेन है। खैर मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। Which one of the following wall is constructed to resist the pressure of an earth filling? निम्नलिखित में से किस दीवार का निर्माण मिट्टी भरने के दबाव का विरोध करने के लिए किया जाता है? कुछ बालक ऐसे हैं जो हिंदी में पढ़ते हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। मिस्टर सचिन कुछ कह रहे हैं, सर कोई बैच है एसएससी जेई और आरआरबी जेई का? दोस्त अभी बैच के बारे में जानकारी मैं आपको मंडे को दे दूंगा बहुत जल्दी ही। अभी मैं केवल अभी आप लोगों को थोड़ा सा रूबरू करा देने वाला हूं आपसे कि एक्चुअली में हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कितनी मेहनत मैं करूंगा आगे, वो सारी चीजें, ये सारी स्ट्रेटेजी कोर्स के रिगार्डिंग वो आपको मंडे से फिर करा दूंगा। ठीक है ना, सारी बातें मंडे तक का वेट करो बस। ठीक है ना, कोर्स कैसे आएगा, क्या आएगा, कितने का आएगा, वो सारी बातें फिर मंडे को करते हैं। Which one of the following wall is constructed to resist the pressure of an earth filling? Earth filling. ऑफलाइन कोई पढ़ना चाहता तो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कोई पढ़ना चाहता तो मेरे साथ भी संपर्क करना चाहते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट आप लोगों के पास होगा ही,
जिस भी माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में मेरे साथ कांटेक्ट करें। मेरे पास दोनों ही अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास दोनों ही अपॉर्चुनिटी है। जो बालक कोई दूर से पढ़ना चाहता है, बहुत ज़्यादा दूर है कि भाई आजकल बारिश इतनी हो रही है कि मैं नहीं आ पा सकता हूँ देहरादून में, तो उसके लिए भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और जो ऐसा है कि सर मुझे आना ही है, मुझे ऑफलाइन ही पढ़ना आपसे, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। विच आउट ऑफ फॉलोइंग वॉल इज कंस्ट्रक्टेड टू रेजिस्ट द प्रेशर ऑफ एन अर्थ फिलिंग। दोस्तों क्या होगा आंसर? भाई आप लोगों में से कुछ लोगों ने जवाब किया है, वेरी गुड। जैसे ही बोल दिया ना उसने, जैसे ही शब्द बोल दिया ना अर्थ फिलिंग, अर्थ फिलिंग बोल दिया, तो सर ये रिटेनिंग वॉल है सर, सीधे सीधे रिटेनिंग वॉल है। क्या? जैसे यहां मिट्टी है, ये मिट्टी है सर, ये मिट्टी है, तो आपने इस मिट्टी को रोकना है सर, तो यहां पर एक वॉल बनाओगे ना, ये मिट्टी है सर, तो आप इस वॉल से एक प्रेशर लगेगा ना आपका मिट्टी पर, तो एक्चुअली में ये प्रेशर फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं अर्थ प्रेशर थ्योरी में कि जब ये रिटेनिंग वॉल इस मिट्टी पर प्रेशर लगाता है तो ये प्रेशर इसको क्या बोलते हैं? पैसिव अर्थ प्रेशर, पीछे की तरफ लगा रहा है। और जब कभी कभी मिट्टी लगाती है बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर, आगे की तरफ जब लगता है। तो खैर वो पढ़ेगा। जब कभी नहीं लगता है, मतलब जब प्रेशर ही नहीं लगता, बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में है वॉल, तो उसको फिर हम रेस्ट कंडीशन कहते हैं। हालांकि यहां पर आप देखोगे तो, यहां पर देखो दोस्त, इस फिगर में देखिएगा जरा ध्यान से, इस फिगर में देखिएगा सो, ये इसको बोलते हैं एक्चुअली में बटरेस वॉल, इसको बोलते हैं बटरेस वॉल। ये वाले जो लगा हुआ है इस तरह से आपने देखा होगा, कभी कभी वॉल के पीछे लगते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो तरह का सपोर्ट है। अच्छा ये वाला सर पैरापेट वॉल है। पहले समझ लो आप पैरापेट वॉल क्या होता है। पैरापेट वॉल क्या होता है बालक? आपने छत के ऊपर देखा होगा, हर किसी के छत के ऊपर एक वॉल बनाई जाती है। एक तो प्रोटेक्टिंग भी होती है कि कोई बच्चा बच्चा है, बच्चा क्या बड़ा भी, अब बड़ा भी कभी चले गया, मौसम सही हो गया और आराम से बैठ के अगर छत में बैठा है, देखो कभी मौसम बढ़िया है, शाम को आप गए छत में और आप थोड़ा सा अपनी क्रियाविधि करी, जो भी करना था आपने किया। करने से पहले तो आप बढ़िया रहते हैं, लेकिन करने के बाद जो भी है फिर आप थोड़ा सा हीरो टाइप बन जाते, तो आपको फिर कुछ दिखता नहीं है ज्यादातर। अगर आपने ऐसी वॉल बनाई नहीं है तो भाई साहब बहुत खतरा हो जाएगा। तो ये वॉल जो है बनानी जरूरी है। ये तो तुम्हारे लिए था, लेकिन बच्चों के लिए तो क्या पता, बच्चे लोग तो वैसे ही रहते हैं बेहोशी में, तो वो क्या करेंगे, वो गिरने का डर है। तो अब लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव मटेरियल के लिए यूज करते हैं। आपको पता लगभग 1.5 फीट के करीब इसको रखना है, 1 फीट से ऊपर 1.5 फीट करीब रखना है, 80-90 सेंटीमीटर के ऊपर ही रखना होता है इसको, कि भाई फायदा तभी है ना। अब जब छोटी रखोगे, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कल, उसमें जो है बालकनी में एक वॉल बनाए थे उन्होंने, बहुत छोटी बना रहेगी, और वो कोई फेरी वाला था, वो आया बेचारा और लुढ़क गया। ये सच्ची घटना है, वो लुढ़क गया बेचारा। तो कम से कम यार 90 सेंटीमीटर, 1.5 फीट तो करीब बनाओ यार। जब आप इतनी दीवार बनाए रहे हैं तो 1.5 फीट के ऊपर तो रखो ही रखो, कम से कम जो उसका पर्पज है, जो उसका पर्पज है वो पूरा हो पाए। समझ गए बात को? चलो अब बात करते हैं सर आगे की। ठीक है ना? हाँ लगभग 75 सेंटीमीटर से ऊपर रहता है। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आज। एक होती है भाई विंग वॉल। विंग वॉल जो तुम्हारे जैसे जो आपका बेसमेंट वगैरह बनते हैं, तो वहां पर जैसे ये देख रहे हैं आप, ये जो आपकी एक्सटीरियर वॉल होती है ना, ये इनमें लोडिंग कुछ नहीं आता ज्यादा, ये तो ये विंग वॉल कहलाती है। इसके ये वाले साइड में विंग वॉल हो गई, ठीक है ना। ये हो गई सर रिटेनिंग वॉल। देखो यहाँ मिट्टी का हिस्सा था ये, तो ये आपने पूरा का पूरा रिटेन कर रखा आपने, ये क्या हो गई, रिटेनिंग वॉल हो गई बालक। इसको बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। क्या बोलते हैं इसको? रिटेनिंग वॉल। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एवरेज लाइफ ऑफ द हाई ड्यूरेबल टिम्बर। अभी टिम्बर की ड्यूरेबल लाइफ की भी बात हो रही है सर। वेरी गुड। अब हाई की बात हो गई, अब हाई की बात हो गई, तो पिछले क्लासों में बताया था 5 से नीचे लो ड्यूरेबल, 5 से 10 मॉडरेट ड्यूरेबल, और 10 से ज्यादा सर हाई ड्यूरेबल बताया था। याद आ रहा है कुछ? तो याद रखनी है चीजें। वेरी गुड, याद रखनी है। द पेंट दैट मोस्ट रेजिस्टेंट टू द फायर। एक ऐसा पेंट है सर जिसका फायर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ये एसएससी का क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से 2022 में आया था। आप चेक कर लेना 22 या 21 में से आया है कि, लेकिन एसएससी का है ये मुझे कंफर्म है। तो फायर रेजिस्टेंस किसका सबसे ज्यादा है बताइए, बताइए फायर रेजिस्टेंस किसका सबसे ज्यादा है? बताओ जी। तो फायर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका होता है ये आपको बताना है। तो हम बोलेंगे सर सबसे ही ज्यादा जो होता है ना, बोलो जी, यस एस्बेस्टस पेंट। ये ध्यान रखिएगा, एस्बेस्टस शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मैंने आपको आरपीएससी का भी है, ये क्वेश्चन आरपीएससी में आया था शायद पिछले सालों में, पिछले से पिछले सालों में यही में।
तो आरपीएससी का भी है। तो आपका सबसे ज्यादा फायर रेजिस्टेंस जो है सर, ये आपका एस्बेस्टस पेंट है। एस्बेस्टस पेंट का ये देखा गया, अगर उस पेंट को करते हैं आप तो उसकी फायर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। याद रखेंगे, आज के बाद नहीं बोलेंगे, रट दो इसको। बहुत सारे क्वेश्चन बीएमसी के रटने वाले होते हैं, तो रट डालो इसको, ठीक है, काम हो जाएगा काम। एस्बेस्टस पेंट ऐसा दिखता है कुछ इस तरह से। एस्बेस्टस पेंट इज अ स्पेशल पर्पस पेंट विच इज मेड ऑफ फाइबरस एस्बेस्टस। इट इज यूज्ड फॉर द कवरिंग लीकेज इन द मेटल रूफ्स, फॉर द पैच वर्क, पैचिंग वर्क के लिए, फॉर प्रोटेक्टिंग द सरफेस फ्रॉम द एसिड गैसेज एंड स्टीम, रस्टिंग ऑफ पाउड्स, फ्लैशिंग, गटर्स कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड यूजिंग द एस्बेस्टस पेंट। देखो कितना फायदा हो गया, इतने सारे फायदे तुम्हारे हो गए। तो आगे बढ़ते हैं बालक, चलो। Which one of the following is the homogeneous solution of resin in the alcohol? अरे बताओ सर, एल्कोहल सब समझते हो ना तुम लोग, अल्कोहल समझते हो? तो ये क्या कह रहा है, Which one of the following is the homogeneous solution of resin in the alcohol? निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल में रेजिन का समरूप विलयन है? अब एल्कोहल नाम सुन के आपके दिमाग में घंटी बजती है, लेकिन यहां पर दूर दूर तक ऐसा कोई सेंस है नहीं। सर पिज्जा खिला दो एक दिन पार्टी, हाँ खिला दो। तो ये हो गया वार्निश, वेरी गुड, सही कहा है, वार्निश, ठीक है ना। तो वार्निश हो जाएगा इसमें, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन ही होगा, ठीक है ना। तो होमोजीनियस जो सॉल्यूशन है रेजिन का, उसमें ये देखो शब्द जब आया ना आपका वार्निश, सॉरी रेजिन, तो रेजिन एक का परफेक्ट कंपोनेंट है। जैसे वार्निश, जब रेजिन शब्द आया ना, पहली बात मैं आपको बता दूं, जो रेजिन शब्द आया ना रेजिन, तो आपका सीधे सीधे आंसर जो है ना, रेजिन जो है प्रमुख कंपोनेंट है, प्रमुख घटक है किसका, वार्निश का। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कुछ ऐसा कोटिंग की जाती है, हटा दो इसको। व्हाट इज द व्हाट इज द पीबीसीएन, फुल फॉर्म बतानी है पीबीसीएन। देखो ये भी आपका एसएससी का क्वेश्चन है, आप देख लेना, पेपर पिछले बार में आ रखा है, एसएससी में आ रखा था कि पीवीसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो पेंट हो गया, जैसे नए टॉपिक है ना दोस्त, जो पुराने समय में नहीं आते थे, जैसे कि पेंट हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये टॉपिक अब खूब आ रहे हैं जमाजम। क्या बोला मैंने, पेंट्स हो गए, प्लास्टिक हो गए, होमोजीनियस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, आपका प्लास्टिक के टाइप होते हैं अलग अलग, क्विक सेटिंग और थर्मल सेटिंग। और एक आता है आपके पास ग्लास, अलग अलग ग्लास आते हैं, फायर प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास, अलग अलग टाइप के सिंपल ग्लास, तो उनमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अब तो पढ़ाएंगे आप आपको। वैसे तो मैं क्वेश्चन में इतनी सारी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा कि जो क्वेश्चन आने वाले होंगे ना, वो पहले आप देख के चले जाओगे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो बताइए सर, पेंट से नाम आए, पेंट का सवाल है ये, बता दूं आपको, ये पेंट के सवाल है। तो पिगमेंट, वेरी गुड, सभी ने सही किया है, वेरी गुड। पिगमेंट वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन नंबर आ जाता था, पीबीसीएन का मतलब पिगमेंट वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन नंबर होता है सर। डिस्टिंबर का आपने नाम सुना होगा, और आपने अपने घरों में भी डिस्टिंबर को बहुत यूज किया होगा। तो डिस्टिंबर इज यूज्ड ऑन द, डिस्टिंबर का उपयोग किया जाता है, कहां पर किया जाता है बालक, तो डिस्टिंबर का उपयोग आपको बताना है बालक, बताओ जल्दी से, कौन बताएगा, नहीं बताओगे बालक, बताओ डिस्टिंबर का यूज कहां पर किया जाता है। तो हम बोलेंगे सर फटाफट से करो, अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। यस, प्लास्टर सरफेस एक्सपोज टू वेदर, प्लास्टर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, बोलो। अनप्लास्टर ब्रिक वॉल, नहीं सर, एक्चुअली में ना डिस्टिंबर का यूज आप, पहली बात तो डिस्टिंबर का यूज बाहर की दीवारों के लिए करते हैं ना आप, दूसरी बात यह है कि प्लास्टर सरफेस पे करते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर जो है ब्रिक पर भी करते हैं, हाँ करते हैं ब्रिक पर भी, लेकिन आंसर तो यही करना है जी, प्लास्टर सरफेस एक्सपोज टू वेदर। पहली बात तो प्लास्टर है, और फिर बाहर वाली दीवार पर ज्यादा देखने को मिलता है एक्सपोज टू वेदर जो होता है, बी ऑप्शन। कुछ एडवांटेज है सर डिस्टिंबर पेंट के, एक तो एफोर्डेबल हो रहा है, पैसा कम लगता है, लाइफ स्पैन इसका 3 से 4 साल से ज्यादा भी होता है, और यहाँ पर थोड़ा सा एक तरह से स्मेल भी इसमें ठीक है, अच्छी खासी रहती है। यहाँ पर वॉल में क्रैकिंग नहीं देखने को मिलती है। डिसएडवांटेज क्या है सर,
क्वालिटी ज्यादा बेटर नहीं होती है, लैक ऑफ क्वालिटी, पील ऑफ, झड़ना भी शुरू कर देता है अगर ये वेट हो गएगा तो। वेट का मतलब कभी अगर इसमें वेटनेस बढ़ी या गीला हुआ इसमें तो ये थोड़ा सा पील ऑफ हो जाएगा, गिरना शुरू कर देगा। और नॉट कंप्लीटली वॉशेबल, ये भी इसके कुछ डिसएडवांटेज है, तो ये थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज फॉर द विटामिन, विटामिन के लिए कौन सा टेस्ट है इसमें से, इसमें विटामिन के लिए कौन सा टेस्ट है ये आपको पढ़ना है। विटामिन के लिए कौन सा टेस्ट है बालक, तो आप बोलेंगे सर स्लम टेस्ट तो वर्केबिलिटी के लिए है कंक्रीट की, एब्रेशन टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, फाइनेस, एब्रेशन टेस्ट सर आपके कंक्रीट का नहीं है बल्कि एग्रीगेट का है, एग्रीगेट की एब्रेशन टेस्ट निकालते हैं। सर फाइनेंस टेस्ट तो सीमेंट में निकालते हैं उसकी महीनता को चेक करने के लिए, तो सी हो जाएगा सर पेनिट्रेशन टेस्ट। और इसी पेनिट्रेशन टेस्ट की मदद से आप ग्रेड ऑफ विटामिन निकालते हैं, जैसे कि आप कहेंगे 30/40 ग्रेड, तो आप बोलेंगे सर वो जो नीडल होती है 100 ग्राम की, 100 ग्राम की जो नीडल होती है वो 5 सेकंड में, वो 5 सेकंड में कितना डूबा हुआ है, तो वो कहलाता है सर आपका पेनिट्रेशन वैल्यू। वो 3 से अगर 4 mm डूबा होगा 100 ग्राम की नीडल, अगर वो 5 सेकंड में, 5 सेकंड केवल, अगर आपके पास 3 से 4 mm डूबी होगी या पेनिट्रेट हुई होगी, उसी ग्रेड को 10 मल्टीप्लाई करके 10 टाइम करके 30/40 कर दिया जाता है। जैसे 60/70 मतलब 6 से 7 mm वो क्या हुआ होगा, पेनिट्रेट हुआ होगा, है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात मैं यहां पर भी समझा देता हूं आपको। कुछ बातें हैं सर इंपॉर्टेंट, ये टेस्ट ऐसा होता है सर, ये अपरेटस ऐसा दिखता है सर, प्रैक्टिकली अगर आप लोगों ने अपने घर उसमें करा है कॉलेज वगैरह में तो अच्छी बात है। यहां पर हमारे पास ये विटामिन है सर, ये आपका एक मॉड है, इसमें विटामिन रखा गया है और इस निडल को फ्रीली यहां से हैंगिंग किया जाता है, फ्रीली छोड़ दिया जाता है। इसका वेट कितना है बालक, तो मैं बता देता हूं, इसका वेट जो होता है 100 ग्राम होता है। कितना होता है, 100 ग्राम। कितने टाइम के लिए, फट से 5 सेकंड के लिए इसको पेनिट्रेट किया जाता है और फिर वो देखा जाता है कितना चुभा, कितना चुभा, कितना पेनिट्रेट हुआ। पहली इनिशियल स्टेज ये थी और फिर बाद में ये आ, इसी को बोलते हैं सर पेनिट्रेशन। ये पेनिट्रेशन के लिए कब किया जाता है सर ये टेस्ट, वहां पर एक्सटर्नल टेम्परेचर का भी रोल होना चाहिए सर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यहाँ पर टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा। और वो चेक किया जाता है कि कितना mm क्या हुआ है आपके पास पेनिट्रेट हुआ है। तो ये बता दिया मैंने। जैसे आपका कहा कि 3 से 4 mm पेनिट्रेट हुआ, तो इसको कोड बोल दिया 30/40, तो ये हार्ड होगा क्योंकि कम पेनिट्रेट हुआ। जैसे मैं कहूं कि सर आपके पास यहां पर 60 से 70 का हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 6 से 7 mm हुआ है, तो ये थोड़ा हार्ड, ये नहीं हुआ, ये तुम्हारा क्या होगा, ये सॉफ्ट हो गया सर थोड़ा, क्योंकि जल्दी पेनिट्रेट हो रहा है। वेरी गुड। चलो, जितना हार्ड होता है कंक्रीट उतना उसको गर्म जगहों में करते हैं, जितना हार्ड आपका विटामिन होता है उसको उतनी गर्म जगहों पर यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेज मोर एबिलिटी टू रेजिस्ट फायर। अब बताओ भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत घूम रहा है, ये क्वेश्चन बहुत घूमता है एग्जामों में, तो उसको बोला क्या जाता है, सॉफ्टनिंग पॉइंट फ्रॉम रिंग एंड बॉल टेस्ट। बिल्कुल सही बात। तो हम कहेंगे सर यहां पर कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन कहा जाता है इसको। कहा यह गया है कि सर रेजिस्ट फायर, फायर के लिए रेजिस्ट कौन से स्टोन की होती है जरा बढ़िया है, तो आप कहेंगे सर ये सबसे बेस्ट होता है कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन का। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है सर, ये आपको याद रखना है। सैंडस्टोन कौन सा सर, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन उसको कहा जाता है। इसकी फायर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो इसको याद कर लेंगे, रट भी जाएंगे आप अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से। मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन ब्रंट क्ले ब्रिक ऑफ क्लास 3.5 आईएस कोड। देखो ब्रिक का कोड भी है एक, ये भी आप याद रख लेंगे। आईएस देखो आज ही की क्लास में कितने ही कोड बता दिया ना आपको, तो भाई साहब आप लिखते क्यों नहीं, आप एक पेज ले लो ना, आप अपनी एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाओ या अपने एक पेज ले लो, उसमें सारे कोड, जब जब कौन सा कोड कह रहा हूं, जब जब कौन कौन सी क्लास में, सुनो ध्यान से, जितने मैंने अभी आपको 4 से 5 सेशन हो गए मेरे, जितने भी मैं आपको कोड बता रहा हूं या कोड लिख रहा हूं, तो भाई साहब वो सब इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप एक काम करो ना, अगर आप अच्छे से करना चाहते हो सिविल इंजीनियरिंग को तैयार, तो भैया उतने कोड लिख ही डालो आप अपनी कॉपी में। वैसे तो मैं भी लिखा दूंगा, लेकिन तुम ज्यादा सक्रिय तुम रहो ना, पहले आप अपने आप पहले ज्यादा सक्रिय होने चाहिए ना, तभी तो मेरी मदद तुम पर लगेगी। चलो जी, पुष्पराज क्या कह रहे हैं, पुष्पराज हैं झुकेगा नहीं, क्या लिख रहे हैं सर, डिस्टेमर एक्सटर्नल सरफेस पर करते हैं, हाँ करते हैं ना। चलो जी इसका जवाब करो यार, 3.5 ही तो है ऑब्वियसली, लेकिन सवाल ये कि 3.5 किस में होता है, न्यूटन पर में सर। कुछ लोगों ने ना, सच्ची बताओ, मैं ना, तुमने बेड़ा गर्क कर रखा, किलोग्राम में कर रहे हैं पगले आंसर। अरे न्यूटन पर में स्क्वायर होती है ये। जब आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं इसकी, तो मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया था
कि एक क्यूब लेते हैं आप ब्रिक का, वैसे मैंने वहां पर सीमेंट बताया था, एक ब्रिक लेते हैं और इस ब्रिक को जो है ना आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन में ले जाओगे, जिस लोड पर फेलियर होगा ये, तो उस लोड को बोलेंगे कंप्रेसिव लोड, तो वो न्यूटन में रहता है। और अपॉन में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी आप बना सकते हैं सर, कैसे, ये 19 है, ये 9 है, ये 9 है ब्रिक का एक्सटर्नल साइज, तो 9 गुणा 9 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, इसको एमएम में कर देना, फिर 90 इंटू 90 एमएम में हो जाएगा ये। तो आप क्या बोलेंगे सर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया किस में रखते हैं सर, एमएम स्क्वायर में। तो लोड अपॉन एरिया 10, दिस इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये क्या आ जाता है सर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ऐसा करते हैं, तो 3 पॉइंट न्यूटन सर फॉर्मूला एंड डेफिनेशन की सीट मिलती है क्या वॉल पे चिपकाने के लिए, क्या क्या कह रहे हो जी, कहना क्या चाहते हो। ये देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये फिगर देखो इसको दोस्त। यहां पर सबसे पहले टाइप्स ऑफ ब्रिक, तो मैंने कहा था कि फर्स्ट क्लास ब्रिक किलोग्राम में क्या होता है, अगर किलोग्राम में लिखना है, मैंने आपको पिछले क्लासों में बताया था कि 1 किलोग्राम लगभग 10 न्यूटन के करीब होता है। और मैंने ये भी बताया था कि 1 सेंटीमीटर आपके 10 mm के बराबर होता है। तो किसी भी यूनिट में आप लिख सकते हैं बालक, ये जो कॉमन बिल्डिंग ब्रिक है इसका याद करो, सेकंड क्लास का ब्रिक का याद करो, फर्स्ट क्लास का ब्रिक करो, ये कुछ और नहीं, ये 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही है अगर आप ध्यान से देखें तो। और ये कितना हो जाएगा 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये दो भी याद रख लेना, सन ड्राई और एक फ्लाई एश ब्रिक। चलो, Which one of the following constituent is maximum in percentage of good brick। देखो ब्रिक में ना सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तुमने ये बात तो सुनी होगी, सलीम भाई, सलीम भाई सुना है, सभी ने सुना होगा, मैंने भी ऐसी रटा है, मैंने भी ऐसी देखा था गूगल में, कोई कह रहा था, मैंने भी ऐसी रटा है इसको, ये मेरा ट्रिक नहीं है, ये पता नहीं किसी और का था ये। तो सलीम भाई मैंने भी रटा है। तो सलीम जी है, सलीम जी का मतलब क्या होता है सर, सलीम वाले तो सिलिका, सबसे ज्यादा यही होता है सर, सिलिका मिट्टी में ब्रिक बनाने के लिए। सर एल्यूमिना होता है सर, क्या होगा ये एल्यूमिना, एल फॉर लाइम और आई फॉर आयरन ऑक्साइड और एम फॉर मैग्नीशिया। तो ये चीजें हैं सर, इस ऑर्डर को याद रखो ना। यहां पर तो मैक्सिमम परसेंटेज क्या हो जाएगा सर, सलीम, सिलिका, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, नेक्स्ट करते हैं, ये लिखा भी है देखो, सिलिका का परसेंटेज है तुम्हारे पास, शेप और साइज प्रिवेंट करता है, एल्यूमिना तुम्हारा प्लास्टिसिटी देता है, लाइम फ्यूजन को तैयार करने के लिए, आयरन ऑक्साइड तुम्हारा रेडिश कलर देता है, रेड कलर, मैग्नीशिया भी तुम्हारा अगर बहुत ज्यादा है तो मैग्नीशिया वैसे स्ट्रेंथ भी देता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा है तो आपके पास खराब भी कर देगा, डिके कर देगा। एफ्लोरेसेंस इन द ब्रिक कॉज ड्यू टू द, एफ्लोरेसेंस क्यों आता है, सवाल ये है। तो आप बचपन से पढ़ के आते हैं कि एफ्लोरेसेंस जो है एल्कलीज की वजह से आता है सर। सबका सवाल से जवाब सही हो गया क्या, यस। ये वो एल्कली जो होते हैं वो सॉल्युबल साल्ट होते हैं, NaCl, नमक समझो आप, ऐसा समझो कि किसी दीवार में क्योंकि सॉल्ट हो जाते हैं और आपने ब्रिक बनाई है, ये ब्रिक में किसी मिट्टी में आ गए ना चाहते हुए भी, तब जब भारी वो पड़ेगी, धूप पड़ेगी, तो वो पानी तो आपका वो हो जाएगा, वो हो जाएगा इवेपोरेशन, तो वो जो छोटे छोटे क्रिस्टल है सफेद सफेद नमक के, तो वो दिखना शुरू हो जाएंगे, वो पैचिंग कहते हैं उसको, व्हाइट पैचेस कहते हैं उसको, उसी को बोला जा रहा है एफ्लोरेसेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा, खत्म करो बात को। ये कुछ ऐसा दिखता है सर, अगर आप ब्रिक का, वैसे इसका टेस्ट भी होता है, एफ्लोरेसेंस टेस्ट ऐसे किया जाता है उसको, पहले यहाँ पहले छोटा सा पानी लिया जाता है 25 mm का लगभग, डुबाया जाता है, वो पानी सोख लेता है, फिर से पानी डाला जाता है, 3 बार ये किया जाता है, फिर देखा जाता है, चेक किया जाता है कि कितना एरिया कवर हुआ है। अगर आपका 0 से, अगर आपका बिल्कुल कोई कवर नहीं है उसको नील बोल देते हैं। फिर अगर आपका 10% से है एरिया कम, 10% से कम एरिया अगर आपका ये व्हाइट पैचेज हो रखा है तो उसको स्लाइड बोल देते हैं। 10 से 50% एरिया कवर हो गया ऐसे व्हाइट पैचेज से, तो आप बोलेंगे उसको क्या, मॉडरेट एफ्लोरेसेंस। अगर 50% से ज्यादा एरिया कवर हुआ है तो उसको बोलते हैं आप हैवी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और अगर आपके पास 50% से ज्यादा एरिया कवर भी है और साथ साथ पाउडरी फॉर्म हो रहा है, पाउडर निकल रहा है, उसको बोलते हैं सीवियर कंडीशन या सीरियस कंडीशन। तो ये है सर आपके पास जो पिछली क्लासों में मैं, अरे आप रोज क्लास तो करो, डिसिप्लिन के साथ पूरी क्लास तो करो, सारे के सारे क्वेश्चन हायर लेवल, लोअर लेवल, मॉडरेट लेवल सब रटवा दूंगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ हाइड्रेशन। पिछली क्लासों में डिस्कस किया था मैंने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन। बालक रेट ऑफ हाइड्रेशन है, वैल्यू नहीं पूछा गया है, हालांकि मैंने वैल्यू भी आपको टटा रखी है कि सबसे ज्यादा कौन करता है सर, C3A करता है। कितने का करता था वो,
865 जूल पर ग्राम का, जूल पर ग्राम में। और आपका सी, उसके बाद C3A आता है या C3S, बिल्कुल C3S आता है 500 जूल। उसके बाद आता है सर 420 वाला C4AF, ये कितना आता है सर 420। और उसके बाद आता है सर C2S, कितना आता है सर 260 के करीब। ये तो इनकी फुल वैल्यू है कि समय रहते रहते ये सबसे ज्यादा ये करता है, मतलब 865 ये करता है लास्ट तक। ऐसा समझो कि आपके पास, सुनो ध्यान से, ऐसा समझो आप कि एक है आलोक और एक है दूसरा कौन है, ये बिहारी बाबू। दो बच्चे हैं, एक है आलोक एक है बिहारी बाबू। अब दोनों के पास रोटी दे दी, कितनी रोटी दे दी, मान लेते हैं कि बीच में रोटी रखी हुई है, बीच में रोटी रखी है, लगभग मैंने 20-25 रोटी रखी है। सुनो ध्यान से, 20-25 रोटी है। आलोक ने ना फटाफट, आलोक ने फटाफट क्या कर दिया, फटाफट 20 रोटियां क्या कर दी, 5 मिनट में निकल दी, उड़ेल दी, ठीक है ना। और जो दूसरा बालक तो 20 मिनट में, 5 मिनट में 20 रोटियां उड़ेल दी। लेकिन ये दूसरा था कौन था, ये पुष्पराज था, कौन था, बिहारी बाबू। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 30 रोटियां खा दी मतलब सॉरी 20 रोटियां खा दी, लेकिन 20 रोटियां खाई, लेकिन इन्होंने समय ज्यादा लगाया, इन्होंने क्या कर दिया 10 मिनट लगा दिए। तो दोनों में फर्क है ना, दोनों में फर्क है, नहीं फर्क है लिट्टी चोखा खाया सर ठीक है, तो दोनों में फर्क है कि नहीं है। एक की रैपिडनेस ज्यादा है, जबकि खाया दोनों ने सेम है, लगभग लग रहा है कि सेम ही खाया, 20 ने भी खाया 20 ने भी खाया। एक की रैपिडनेस ज्यादा है, एक का थोड़ा सा कम है, ऐसा समझते हैं। लेकिन किसी का तो कम भी आती है, वो तुम्हारा जैसे एक और है, जैसे पुष्पराज है, ये पुष्पराज केवल 10 रोटी खाया। पुष्पराज तीसरा बंदा आया, इसने केवल 10 रोटी खाई। अब इसमें तुम्हें, इसने 10 घंटे लगा दिए, 5 घंटे लगा दिए, जो भी लगाया, इसने केवल 10 ही रोटी खाई तो ऐसे ही यहां पर भी है दोस्त। सबसे ज्यादा जो बदतमीज किसान का इंसान होता है ये C4AF होता है। ये सबसे पहले जो ना, इसकी रैपिडनेस बहुत ज्यादा होती है। फिर आता है सर, मैंने बताया था आपको, फिर आता है C3A ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट, फिर आता है सर C3S, और फिर आता है आपका C2S। तो ये ऑर्डर है सर रैपिडनेस के हिसाब से, इसको तो आपको याद रखना ही है। अगर ये रेट शब्द ना देता, यहां पर रेट लिखा होगा कहीं, अगर रेट ना कहता तो भाई साहब फिर ऑर्डर इसके हिसाब से होता है, फिर C3A, फिर C3S, C4AF, C2S ऐसा होता है। लेकिन रेट शब्द होता है, तो रेट शब्द आपको ध्यान रखना है, रेट ऑफ हाइड्रेशन, तो फिर ये वाला ऑर्डर आएगा। समझ गए बात को, समझ गए, डी है आंसर। अब तो सही करोगे, क्लियर है, अब तो नहीं करोगे गलत। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। पीबीसी स्टैंड फॉर, सर बचपन से पढ़ के आ रहे हैं पीबीसी। अब मजेदार बात ये ही भी क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, ये किसी CBSE जेई का एग्जाम हुआ था, उसमें आ रखा था पीबीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। हटाओ यार, हटाओ जरा फटाफट से, चलो आगे। ये कुछ ऐसे होता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक पढ़ाया जाएगा आपको। स्लम टेस्ट का यूज करते हैं, आप क्यों करते हैं, तो आप करते हैं सर वर्केबिलिटी के लिए। हटा दो इस बात को भी, जो सरल क्वेश्चन है उनको देखना है, नहीं है ज्यादा। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्लम, आप जानते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्लम। क्या बोल रहे हैं, बोगीज कुछ कह रहे हैं, ये पूछ रहे थे कुछ, एक सेकंड में थोड़ा कमेंट पढ़ने दो। बोगीज कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन बता दीजिए सर, बहुत दुख देता है। अरे बोगीज कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, कराएंगे ना भी आपको, बहुत सारी चीजें, और तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हें तो पढ़ाना ही वैसे BMC। चलो खैर, इधर देखो, ये हो गया आपका ट्रू स्लम, ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं शियर स्लम, और ये हो गया कोलैप्सिबल स्लम, ठीक है ना। ये आपके पास कोन होता है, ये कोन का भी साइज कभी कभी पूछा जाता है कि जो आपका स्लम कोन होता है उसका डायमीटर क्या होता है। टॉप डायमीटर इसका बेटा 10 होता है, बॉटम डायमीटर 20 होता है, ये हाइट आपकी 30 होती है, 10 20 30 ऐसे याद रखा करो। अच्छा 10 क्या होता है, सेंटीमीटर, इसको mm में कर देंगे तो 100 हो जाएगा, और यहाँ 200 हो जाएगा, फिर ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, पता भी होगा तुम्हें। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। चलो, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ द वाटर सप्लाई।
करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ना है दोस्तों। पहला है पाइप लेड इन द ट्रेंचेज, ट्रेंचेज का मतलब गड्ढा होता है, ट्रेंचेज एंड पाइप फिक्स टू द वॉल आर मेजर्ड सेपरेटली, कटिंग थ्रू द वॉल एंड फ्लोर आर इंक्लूडेड विद द आइटम, पाइप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग देयर साइज एंड क्वालिटी, इन द लेइंग पाइप, बिछाने वाले जो पाइप हैं, द मेथड ऑफ ज्वाइंटिंग एंड फिक्सिंग इज स्पेशली। तो दोस्तों यहां पर ना नीचे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं शायद, तो यहां पर सारे के सारे ऑप्शन सही थे, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, सभी जो है ना सही है, तो आपके पास सब सही है, ठीक है, सब बेस्ट है। ये कुछ कोडिंग है जो आपको याद रखनी है जब हम बात करेंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ पाइप एंड पाइप लेड इन द ट्रेंच फिक्स टू द वॉल, तो इसकी कैलकुलेशन जो है IS 4985 में है, ठीक है ना। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल है पाइपिंग के लिए, तो उसमें भी ये बात की गई है 4985 में। एक कोड होता है 7634, ये किसके लिए है, जो आपके मेथड ऑफ ज्वाइंटिंग लगते हैं, पाइप को ज्वाइंटिंग करेंगे, फिक्सिंग करेंगे, उनके लिए लगता है आपके पास 7634। चलो खैर देख के जाना, वैसे ये वाला कोड उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। Which one of the following pair is incorrectly matched? बताओ जरा, इनकरेक्ट बताना है आपको यहां पर, जो इनकरेक्ट है मतलब करेक्ट नहीं है, ये पूछा गया है सीधे सीधे। सर्ज अरेस्टर पहला, कंट्रोल ऑफ वाटर हैमर। दोस्तों जब जब वाटर हैमर आता है ना, तो सर्ज शब्द अगर आ गया ना, तो समझना ये सही है, तो ये भाई आपका आंसर नहीं होगा। आपको बताया था कि वाटर हैमर क्या होता है, कि जैसे मान लेते हैं कि यहां पर आपका कोई पाइप है और अचानक से आपने बंद कर दिया, तो नीचे आपका एक एडिशनल पाइप लगाया जाता है, पाइप या टैंक बोल सकते हैं आप, बड़ा सा टैंक लगाया जाता है जिसको सर्ज टैंक बोलते हैं, तो आप वाटर हैमर से बच जाते हैं। वाटर हैमर क्या होता है कि जब आपका अचानक से बंद होगा, अगर यहाँ पर आपने एक स्टोरेज पंप, स्टोरेज टैंक नहीं बनाया है, तो पीछे पाइप को फाड़ सकते हैं, एक बड़ा सा आवाज करेगा, वाटर हैमर कहते हैं इसको। तो सर्ज टैंक लगाए तो पीछे पानी स्टोरेज हो जाएगा पर टेम्परेरीली, तो एक तरीका ये हो गया। स्कोर वाल्व क्या होता है भाई, बताओ जरा जल्दी से। स्कोर वाल्व क्या होता है, टू ड्रेन और एम्प्टी द पाइप, जो आपका किसी एग्जिट पॉइंट पर कोई वाल्व लगाए जाते हैं, कभी कभी जब सफाई करनी हो, तो हमारे पास क्या होता है, पाइपलाइन को कभी खाली कराना हो, ड्रेन ऑफ कराना हो, तो ये भी सही है सर, दोनों सही है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलत नहीं है। चेक वाल्व क्या होता है, टू चेक द वाटर फ्लो इन द पाइप इन द ऑल डायरेक्शन, नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, चेक वाल्व का काम ये बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना, ये आपका गलत है। एयर वाल्व टू रिलीज द एक्यूमुलेटेड एयर इन द पाइपलाइन, ये भी सही है। एयर वाल्व का काम क्या है, अब आप बोलेंगे सर चेक वाल्व नहीं समझ आया, मैं बता देता हूं, देखो चेक वाल्व समझा रखा मैंने, घबराओ मत आप। चेक वाल्व, दिस इज द वाल्व चेक द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये होता है सर चेक वाल्व का काम। मैं बता नहीं, सिंगल डायरेक्शन नहीं दोस्त, ये भी गलत हो गया। सिंगल डायरेक्शन वाला होता है आपका नॉन रिटर्निंग वाल्व, क्या बोलते हैं उसको, नॉन रिटर्निंग वाल्व बोलते हैं चेक उसको। इधर देखो आप, चेक वाल्व क्या है, सबसे पहले क्या होता है चेक वाल्व, जो नॉन रिटर्निंग वाल्व होता है, जिसको रिफ्लेक्स वाल्व भी कहते हैं, उसका काम होता है आपका एक डायरेक्शन में ले जाना, पीछे नहीं आएगा पानी, वो आपका वो अलग है, चेक वाल्व अलग है। These valves are used to check the flow of water in the reverse direction. These are generally provided on the delivery side of the pump. These valves work automatically. ठीक है ना, check the flow of water in the reverse direction. ठीक है, एयर रिलीफ वाल्व हो गया, रिवर्स डायरेक्शन का फ्लो चेक कराना है बस इसका काम, ठीक है, सिंगल डायरेक्शन नहीं बोलेंगे। खैर अभी और भी बहुत सारे वो आ रहे हैं, देखो आ गया वही क्वेश्चन, देखो फिर से आ गया, ये भी हमारा यूकेपीएससी में आ रखा था एक क्वेश्चन में, आयोग में, एई में। द वाल्व यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रिवर्सल ऑफ फ्लो इन द पाइप, रिवर्सल ऑफ फ्लो दोस्त, ये शब्द आ गया रिवर्सल ऑफ फ्लो, तो अब क्या करोगे इसका जवाब करो इसका, आ गया क्या, पीछे वाला क्वेश्चन ये हो गया क्या, आप बोलेगे सर ये चेक वाल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा कि ये तुम्हारे पास नदी है और नदी का डिस्चार्ज ये हो गया, इसका तुम्हारे पास बीओडी होगा रिवर का, ऐसा दिया हुआ। आगे कुछ दूरी बात कहेगा कि सर यहां पर एक घर था, तुम्हारा घर था ये हाउस, और इस घर से कुछ वेस्टेज निकला, घर से क्या निकला, वेस्टेज निकला, और इस वेस्टेज का क्या हुआ, इस वेस्टेज का बीओडी आप कहेंगे, बीओडी ऑफ वेस्ट, और इसका डिस्चार्ज जो कहेंगे डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट। तो दोस्तों जब इस
इस पॉइंट पर आप देखेंगे इस स्ट्रीम में, तो आप क्या देखेंगे, चेंजेस देखोगे। तो चेंजेस देखोगे तो कोड पूछता है कि बताइए जब आगे जाकर यहां पर ये जो बीओडी मिक्स होगा वो क्या होगा। तो बीओडी मिक्स होगा वो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात यही पूछा गया यहां पर, व्हाट इज द बीओडी कंसंट्रेशन ऑफ द स्ट्रीम एट द डाउन स्ट्रीम पॉइंट, यही पूछा गया है। आपका फ्लो का 20 दे रखा है, बीओडी भी दे रखा है उसका, फिर आपका वेस्ट वाटर का डिस्चार्ज भी दे रखा है, उसका बीओडी भी दे रखा है, और लास्ट में मिक्स का पूछता है। कितनों को याद है ये, मैंने आपको बताया था कि हमेशा बीओडी मिक्स निकालने का, देखो डिस्चार्ज ऑफ रिवर और बीओडी ऑफ रिवर प्लस डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट बीओडी ऑफ वेस्ट, बताया था आपको भाई, और अपॉन में डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट, बस सारी वैल्यू दिए रहता है। ये पहले इंजीनियरिंग सर्विस में आता था, अब आपका ये एसएससी का क्वेश्चन, आप चाहे तो पेपर देखो यार, एसएससी जेई 2000 का भी चेक करो गूगल में, 2022 में आ रखा है, तो ये गूगल में चेक करो। तो बीओडी मिक्स आपका ऐसा निकालना है दोस्त। क्यों इतना बड़ा जो है दिमाग में इतना बोझा डालना है, सीधे मैंने समझा दिया कि तरीका क्या है। यहां से एक नदी आ रही है, उसकी क्वालिटी बता दी मैंने क्या क्या है, यहां से एक वेस्ट आ रहा है जो आपने डाल दिया, फिर मिक्स जाके बीओडी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो मैंने तरीका बता दिया आपको, लिख दो ना अपने शॉर्ट नोट्स में, काम हो जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा आपका। तो आपके पास आंसर जो है ये कुछ इस तरह से आ रहा है, 26 ये कर रखा है मैंने आपके लिए पीपीटी में, तो 26 पॉइंट आ रहा है, कितना 74, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं दोस्त, व्हाट इज द, अब देखो भाई ये क्वेश्चन आज की क्लास का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरकार दोस्तों, हमेशा के लिए, इसके लिए इसको, तो इस क्वेश्चन का तरीका, ये तुम्हारे पास कहां कहां है मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन कहां कहां है सर। ये तुम्हारे पास आरपी चेक कर लेना चाहे तो अभी कर लो, यूकेपीएससी जेई नहीं एई 2023 में आ रखा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अब ज्यादा आ रहे हैं। चलो जवाब करो। अरे ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों तुम तो नाक मत कटाओ, तुमको तो करा रखा है सब कुछ। बताओ, व्हाट इज द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द ग्लूकोज सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन 500 मिलीग्राम पर लीटर। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आयोग में रखा है, एई जेई लेवल दोनों में आता है, एसएससी में भी आने के चांसेस इसको ऐसे। लेकिन मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा यार आज आपको, वैसे तो मैं कन्वेंशनल तरीका भी बताऊंगा आपको, लेकिन इसकी ट्रिक बताऊंगा, लास्ट में वही याद कर लेना आप, काम हो जाएगा आपका। बताओ, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, गलत मत करना, जो भी गलत करेगा उसको दीवार में चिनवा देंगे आज, ऑफलाइन वाले अगर कोई गलत कर रहे हैं तो जिंदा। देखो सबसे पहले तो सर टीएचओडी क्या होता है, टीएचओडी का मतलब होता है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, और ये देखा गया है सर, ये पाया गया है, ये इंपॉर्टेंट एक एनालिसिस है, और आपको ये याद भी रखना है। हालांकि ये जब मैं वो करता हूं एक्चुअली में, जब मैं इसको बैलेंस करता हूं, जब आपका ग्लूकोज वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये पाया गया, देखो क्या होता है, ये रिएक्शन जो बैलेंस होती है, तो मैं सीधे रिएक्शन का बैलेंस दिखाना है सर। अगर मैं देखूं तो 1 मोल ऑफ, ध्यान से देखिएगा, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ये देता है 6 मोल ऑफ कार्बन 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2। बस अगर आप इतना याद कर लेना मेरे साथ तो भाई साहब आपके पास काम हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाई इतना याद करना है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज दिस इज इक्वल टू 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। जब आपका 1 मोल ग्लूकोज का पानी में होता है वो 6 मोल आपके ऑक्सीजन के बाहर निकाल देगा। अब सुनो ध्यान से, जब आप ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज ऐसे होता है क्या, 66H12O6, ये होता है क्या ग्लूकोज, C6H12O6। तो ये 1 मोल है ग्लूकोज का। अगर आप 1 मोल, ये पूरा 1 मोल है ग्लूकोज का, इसका एटॉमिक वेट देखें टोटल, तो बताइए कार्बन का कितना, अरे कार्बन का एटॉमिक वेट कितना 12, तो 12 गुणा 6 क्या, वेरी गुड, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो आप बोलेंगे सर 12 गुणा 1 क्या, वेरी गुड, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, तो 16 गुणा 6 क्या, वेरी गुड। आप इसको जोड़ के बताओ जरा, जल्दी से बताओ जी कितना आ रहा है, इसको जोड़ के बताओ जल्दी फटाफट। ऐसा ही सर ये बराबर है किसके,
ये वाली चीज मैं यहां से लिख देता हूं यहां पर, ये बराबर है किसके, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन के। तो 6 मोल किसके, ऑक्सीजन के। सर ऑक्सीजन 16 क्या, और क्या O2 है क्या, तो 2 गुणा 16, 16 दूने 32, 32 गुणा 6 कितना होता है सर, 196, और ये ग्राम में आएगा। और ये कितना हो गया सर, ये बताओ जरा, यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 180 ग्राम। कितना आ जाएगा सर, 180 ग्राम। तो आप बोल सकते हैं कि सर 1 मोल जो ग्लूकोज का बराबर है सर 180 ग्राम का है, और अगर आप 6 मोल ऑक्सीजन के हैं ये आपका 196 ग्राम है। तो सर 1 ग्राम ग्लूकोज कितने के बराबर है सर, अरे बताओ बालक, 1 ग्राम ग्लूकोज किसके बराबर हो गया, तो आप बोलेंगे सर ग्राम बोलो मिलीग्राम जो भी है वो सब यूनिट आपका एक सेम ही हो जाएगा। तो 180 बाई 9, सॉरी 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा सर, 196 बटे 180। समझ भी रहे हो क्या हो रहा है, अरे कहानी को समझ भी रहे हो क्या हो रहा है। सीधे सीधे आपने इसको करा दिया 180 ग्राम, इसको लिखा दिया 186, तो 1 ग्राम हो रहा है सर 196। तो बस इसको याद करना है हमेशा के लिए। अब इसको याद रखो कि गुरुजी ने एक चीज बताया था और वो प्रूफ करके, वैसे तो इसको पूरा भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ याद नहीं होता तो कम से कम इतना तो याद रखो कि सर गुरुजी ने बताया था कि 196 बाई 180 करना है, तो ये आपका ग्लूकोज की THOD की वैल्यू दे देगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, कितना आ रहा है, अच्छा 192 है, सॉरी 192 है, कोई बात नहीं 192 है। ओके ओके सही कर दिया, 192 है, ठीक है। अब सवाल यह है, सवाल यह है कि सर पूछा क्या गया है, व्हाट इज द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द ग्लूकोज सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 500 मिलीग्राम। भाई साहब 1 का इतना है तो भैया 500 का क्या हो जाएगा, 192 बाई 180, ये 1 का है, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 500 का, तो ये आ जाएगा कितना सर, कितना आया है। जवाब करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सॉल्व करो, 1 का आ गया 192 बाई 180 इंटू 500, हो सकता है एग्जाम में 300 दे दे, 400 दे दे, जो भी देगा मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी देंगे मल्टीप्लाई कर देना है बस। कितना आ रहा वैसे, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों से मेरा एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि ये तुम्हें आना चाहिए था, क्योंकि मैंने सब करा रखा है। ये भाई साहब यहां पर मैंने सब कैलकुलेशन करा रखी है, पीडीएफ में आपको दी जाएगी। चलो जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में कौन जाना जाता है, बोलो। ऑर्डर फिजिकल है, कलर फिजिकल है, टेम्परेचर भी फिजिकल है, तो बताओ ना। वेरी गुड, क्या बोलोगे सर, बीओडी, सर बीओडी सर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी हो गया, सीओडी हो गया। कभी कभी ना इसका ऑर्डर भी पूछा जाता है भाई, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है ये आती है भाई, उसके बाद आती है सीओडी, उसके बाद आती है आपका बीओडी अल्टीमेट, बीओडी अल्टीमेट बोलते हैं इसको, और फिर आती है आपकी बीओडी नॉर्मल वाला, और फिर आता है एक आपका टीओसी। तो इस ऑर्डर को हमेशा के लिए याद रखेंगे। पहला क्या सर, सबसे बड़ा वैल्यू थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, फिर आपका सीओडी, इसमें क्योंकि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों आते हैं, डिकम्पोजिशन होने वाले, नॉन डिकम्पोजिशन। बीओडी अल्टीमेट जो लास्ट वैल्यू होती है पूरे, और बीओडी ये जो है ये 5 वाली होती है, 5 दिन की, तो थोड़ा कम रहेगी ना इससे। उसके बाद टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन टीओसी की वैल्यू, और ये कार्बन की कंटेंट निकालता है बस, ठीक है ना, कार्बन को रिलीज करने के लिए जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो निकालता है बस यहां से टीओसी। तो सबसे छोटी वैल्यू टीओसी, इसको याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। टीएचओडी, फिर ग्रेटर देन सीओडी, ग्रेटर देन बीओडी अल्टीमेट, बीओडी 5 एंड टीओसी लास्ट में। एनारोबिक ट्रीटमेंट इज बेस्ट सुटेबल फॉर, anaerobic treatment is best suitable for, anaerobic treatment is best suitable for, anaerobic समझते हैं आप, ऐसा कोई ट्रीटमेंट या ऐसा कोई प्रोसेस विद इन ऑक्सीजन और विदाउट द ऑक्सीजन, विदाउट द ऑक्सीजन। तो विदाउट ऑक्सीजन होता है एनारोबिक, और विद इन द ऑक्सीजन दैट मींस एरोबिक। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट बनाता है, ये क्या बनाता है, मजबूत कार्बनिक अपशिष्ट। ठीक है, आगे बढ़े। ये कुछ इस तरह से है, यहां पर थोड़ा आप समझते भी होंगे। यहां से वाटर आता है, फिर स्क्रीनिंग होती है, फिर बायोगैस चैम्बर बनाते हैं, फिर एरिएशन टैंक होता है, फिर आपका मेम्ब्रेन फिल्टरिंग टैंक। ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ, इतना इजी है नहीं जितना आपको लग रहा है। इसमें भाई साहब पूरा 18 20 25 दिन लगे थे हमारे, शायद 20 दिन तो लगे थे इन्वायरमेंटल में,
और वो भी 3-3 घंटे की क्लास पढ़ाई आपको, है ना, इतना ही है। एनारोबिक बेंगलुरु, चलो खैर, चलो जी। दी एक्सप्रेशन ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज, अच्छा क्या बोलते हैं यार इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है सर ये। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन बोलो। सूक्ष्म जीवों द्वारा जैव रासायनिक ऑक्सीजन बीओडी के उपयोग को कहा जाता है। वो जो उपयोग कर रहा है ना, वो जो उपयोग कर रहा है, अब देखो इसके पीछे लॉजिक है, इसको हिंदी में भी पढ़ना, इंग्लिश में भी पढ़ना। यहां पर गलती होने के चांसेस है पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से यहां पर गलती होने के चांसेस है, एक बालक ने कर भी दिए। ये जो स्टीफन साहब हैं, एक कुछ सरल नाम रखा करो यार, स्टीफन थोड़ा अंग्रेजी का नाम लग रहा है मुझे, बोलने में अजीब लग रहा है यार, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, कुछ प्यारा सा नाम रखो, चलो नाम रख देते हो, तुम्हारा कुछ रखना चाहते हो तो कुछ रख दो अच्छा, जो जल्दी बोलने में आए। रखो, सॉरी बोलो, यहां पर गलती होने के चांसेस है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतनी बात तो आपको पता होगी, बीओडी क्या होता है। ये आपका वेस्ट आया, वेस्ट वाटर आया, और वेस्ट वाटर में क्या होता है, दो चीजें होती, एक होता है ऑर्गेनिक मैटर और एक होता है सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दो चीजें होती। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो भी आपका बह के आ रहा है, वो आपका वेस्टेज आ रहा है किचन इधर उधर से, ऑर्गेनिक वेस्ट, जिसको खाता है कौन, कौन खाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको खाएगा। अब खाने के लिए यार ये तो सूक्ष्म जीव है ना, ये क्या है सर, सूक्ष्म जीव है, जीव है, और जीव खाता है पीता है कब, जब वो सांस लेगा। जैसे हम लोग जीव है तो सांस लेंगे ना, तो सांस मतलब ऑक्सीजन। तो दोस्तों बीओडी तो वही तो है, बीओडी क्या है सर, एक्चुअली में बीओडी क्या है सरल भाषा में सर, सूक्ष्म जीव के द्वारा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन करने के लिए, उनको खाने के लिए, तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए सर उसको, वही तो है बीओडी। बीओडी दिस इज द ऑक्सीजन डिमांड टू रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए, खाने के लिए उसको चाहिए जो भाई डिमांड है, वही तो है। तो क्या शब्द पढ़ा आपने ब्रेक, क्या आपने शब्द पढ़ा, शब्द पढ़ा आपने कि ब्रेक द ऑर्गेनिक मैटर, ब्रेक पढ़ा आपने सर स्टीफन, मुझे पता नहीं था भाई ये बात, फादर ऑफ सोम डेड, क्या लिख रहे हैं, डैड ऑफ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टीफन साहब, मुझे सच में पता नहीं था, मैं इतने साल से पढ़ा रहा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर। चलो थैंक यू भाई, तुमने बताया मुझे इनके भी कोई फादर है, चलो कोई बात नहीं, मैं तो समझ रहा था मैं ही फादर हूं सोम के भी स्ट्रक्चर का भी लेकिन ये कोई और ही है, चलो कोई बात नहीं, खैर छोड़ो इधर। देखो मैं किसी टॉपिक पे था, टॉपिक ये है सर, सूक्ष्म जीव के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को खाया गया तो लिया क्या गया, छोड़ा क्या गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कम हुई है ज्यादा हुई, ऑक्सीजन तो घट ही रही है ना इस पानी की, इस यहां पर जो ऑक्सीजन होगी डिजोल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो डिजोल्व होगी, ऑर्गेनिक मैटर जब ज्यादा होंगे तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जब ज्यादा होंगे शुरू शुरू में तो खाएगा 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 खाएगा, तो भैया ऑक्सीजन तो कम करता रहेगा ना, क्योंकि उसकी डिमांड क्या हो रही है सर, बढ़ रही है। तो हम बोलेंगे सर ये डीऑक्सीजनेशन है सर, ऑक्सीजन बढ़ थोड़ी रहा है, और ऑक्सीजन बढ़ थोड़ी रहा है, ऑक्सीजन तो क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि आपके पास क्या हो रही है सर, हालांकि शुरू शुरू में डिमांड ज्यादा होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे, लेकिन धीरे धीरे तो आपका जब ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो भैया आपके पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे क्या होंगे, मर भी जाएंगे, धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। तो ऐसी होती है कहानी, है ना। तो ये आपका ऑक्सीजन तो कमी कर रहा है ना। अरे कोई भी चीज जब आप खाते हो, मान लेते हैं आप 10 किलो चावल लाए, 10 किलो चावल लाए, शुरू में एक दिन आपने 1 किलो खाया, दूसरे दिन 2 किलो खाया, तो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, चावल कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो कम हो रहा है ना, तो इसको कम कहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं सर रिऑक्सीजनेशन, कहां से आया रिऑक्सीजनेशन, रिऑक्सीजनेशन पता है कब कहते हैं, जब आपका एरिएशन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, एरिएशन हो रहा होगा तो रिऑक्सीजनेशन हो सकता है। अगर आप किसी वाटर को, किसी ड्रिंकिंग वाटर या किसी भी वाटर को जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज करने के बाद वो ऑक्सीडाइज होता है, खत्म यार, क्या करते हो बात। हाइट ऑफ द सिंक, देखो आ गया क्वेश्चन, सिंक की भी बात की जाए
तो हाइट ऑफ द सिंक ऑफ वॉश बेसन अबव द फ्लोर लेवल, फ्लोर लेवल से कितना दिया जाता है, ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है सर। ये 75 सेंटीमीटर दिया जाता है, ये बात आप देखेंगे। एक परफेक्ट इंजीनियरिंग के साथ एक परफेक्ट एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट, तो लगभग सर 75 सेंटीमीटर लगभग होना चाहिए। 75 75 की बात हो रही है, 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। सिंक की बात हो रही है। चलो आगे बढ़ो। करो जी, करो फटाफट करो, बहुत सारे क्वेश्चन अभी तो। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मेन होल आर प्रोवाइडेड, वेरी गुड, बहुत पहले तो पढ़ो यार, क्वेश्चन को पढ़ो जरा ध्यान से, फिर फटाफट आगे बढ़ लेंगे। यस, मेन होल इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट इनकरेक्ट बताना है सर, गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है। मेन होल आर प्रोवाइडेड इन सीवर पाइप एट द सुटेबल, बिल्कुल सही बात है भाई, सुटेबल इंटरवल पे लगाते हैं आप, बिल्कुल सही है। दूसरा है कैच बेसिन आर जनरली प्रोवाइडेड इन द सीवर फॉर द कैच बेसिन, क्या होता है, आप जो आपका जो रेन वाटर है वो तुम्हारा कैच हो जाए। यहां पर कैच बेसिन क्या होता है कि नदी सॉरी ये तुम्हारी जो वो होता है रोड होती है, रोड के आसपास हम लगा देते हैं किनारों पर, जो आपका रेन वाटर वो आपका इसमें चले जाए, उससे तुम्हारा सीवर में निकाल जाए। अभी बताऊंगा, फिगर बताऊंगा अभी आपको। जल निकासी के लिए सीवर में कैच बेसिन आमतौर पर बनाए जाते हैं। इनलेट आर जनरली प्रोवाइडेड इन द ऑल सीवर, ये सही है या गलत है? तो भाई साहब ये सही नहीं है, ये गलत है। एक्चुअली में सभी तरह के सीवर पे नहीं बनाया जाता है, कभी कभी बनाया जाता है। ये देखो यहां पर, इनलेट आर नॉट प्रोवाइडेड इन द एवरी टाइप ऑफ द सीवर, ध्यान रखिएगा। इट इज प्रोवाइडेड फॉर द सीवर विच आर लार्ज इन द साइज, कहां पर बनाया जाता है, जहां पर लार्ज सीवर होंगे। विच आर मेंट टेक आउट द स्टॉर्म वाटर और रेन वाटर, उसमें बनाया जाता है जिसमें सर एक्चुअली में एक बड़ा सीवर में बनाया जाएगा, जिसमें कि आपका नदी सॉरी जिस सीवर में आपका एक तो स्टॉर्म वाटर या रेन वाटर का पानी आ रहा होगा। वेरी बट द सीवर विच आर वेरी स्मॉल इन द साइज एंड ओनली मेंटेन, ठीक है ना, डोमेस्टिक सीवेज में आप हटा दो इसको। नेक्स्ट करते हैं, स्ट्रीट इनलेट फॉर द ड्रेनेज रेन वाटर, इसको समझो आप, इनलेट होता क्या है, इस फिगर को समझो। स्ट्रीट इनलेट फॉर द ड्रेनेज रेन वाटर आर लोकेटेड अलोंग द रोड साइड ऑन द स्टेट रोड एट द इंटरवल ऑफ, दोस्तों ये रोड जा रही है, तो रोड में बगल में आपने ऐसा देखा होगा, कभी कभी ऐसे चैम्बर देखोगे आपने, थोड़ा मैं दिखा देता हूं आपको, ऐसा कुछ इस तरह से चैम्बर छोटे छोटे, और यहाँ पर बारिश का पानी चले जाता है। तो ये कितने कितने इंटरवल पर आपके लगते हैं, वैसे मैं फिगर समझा रहा हूं आपको, ये इंटरवल पूछा जाता है सर एग्जाम में, तो ये बोलेंगे सर वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। ये हो जाएगा आपका 30 से 60 सेंटीमीटर, 30 से 60 मीटर पे लगते हैं ये अंतराल जो होगा। अब इस फिगर को समझो तो आपको कंप्लीटली फिगर समझ आ जाएगा। देखो यहां पर देखा जाए कि ये सर रोड थी, ये क्या था सर, रोड था, तो रोड के साइड में इनको बोला जाता है इनलेट। ये क्या है सरकार, यही जो है इनलेट है रोड के साइड में। इससे हुआ क्या, यहां पर ये भी समझ सकते हैं, ये स्ट्रीट इनलेट, ये भी क्या हो गए सर, इनलेट हो गए। इनसे होगा क्या सर, थोड़ा सा स्लोप में दिए जाएंगे, इससे होगा क्या सरकार, इनसे होगा क्या, बारिश आएगी और बारिश आने के बाद आपका ये क्या होगा, ये नीचे क्या होगा, सीवर होगा, सीवर में चले जाएगा पानी। स्ट्रीट इनलेट इज लोकेटेड अलोंग द रोड साइड टू कलेक्ट द रेन वाटर फ्रॉम द रोड इनटू द सीवर। दे आर प्रोवाइडेड ऑन द रोड सरफेस एट द लोवेस्ट पॉइंट, वेरी गुड। दे आर प्रोवाइडेड एट द इंटरवल ऑफ 50 मीटर, लगभग 50 मीटर, लेकिन ऑप्शन में वही था। मेन होल कितने पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ये भी आता है एग्जाम में, 50 से 100 मीटर के इंटरवल पर मेन होल भी प्रोवाइड करने, ये भी आपको पता होगा शायद, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगे हाथ, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये तुम्हारा क्वेश्चन किसका है सर, ये तुम्हारा उसी का है, इन्वायरमेंटल का है, इंजीनियरिंग का। तरीका क्या है पहले आप समझो, यहां पर सिंपल सा है भाई, मैंने कहा ना डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी की कहानी चलती है, बिल्कुल घबराए मत करा करो बड़ा क्वेश्चन देखकर, डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी की कहानी चलती है बस। अ टाउन हैज द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ 80,000 spread over the area of 0.6 किलोमीटर स्क्वायर, फाइंड द डिजाइन डिस्चार्ज द सेपरेट सीवर लाइन बाय द अज्यूमिंग रेट ऑफ वाटर सप्लाई, जो देना आपको 200 लीटर पर डे पर देना है। और यहां पर ये भी पूछा, ये भी लास्ट में लिखा है, आउट ऑफ दिस टोटल सप्लाई ओनली 75% रीचेज इन द सीवर एट द वेस्ट वाटर अज्यूमिंग अ पीक फैक्टर ऑफ 10, a peak factor of 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। सबसे पहले तो आप वाटर सप्लाई डिस्चार्ज निकालो, वाटर सप्लाई की डिस्चार्ज कितनी है, ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हम लोग जनरली अगर एग्जाम में दिया नहीं है तो जितना आपका सप्लाई के लिए हमने डिजाइन किया होता है, मान लेते हैं कि पॉपुलेशन जो है ना आपके पास, ये 10,000 की पॉपुलेशन है किसी शहर की,
या कितनी हो गई, 1 लाख हो गया नहीं, 1 लाख की पॉपुलेशन है किसी शहर की, और इसको तुम 135 लीटर पर कैप्टर के हिसाब से एक दिन में दे रहे हैं, दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, तो ये पूरी एक दिन की क्या हो गई, एक दिन की एक शहर की पूरी वो क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गया। अरे एक दिन में एक आदमी को इतना दे रहे हैं और इतने लोग हैं, तो एक दिन में एक दिन में आपके पूरे शहर की क्या आ गई है, डिस्चार्ज आ गई। लेकिन यही डिस्चार्ज जो है, ये पूरा डिस्चार्ज जो है, ये पानी दिया है तुमने, एक्चुअल में अच्छा पानी दिया तुमने, इतना इतने डिस्चार्ज का इतना लीटर या जो भी है, इतना डिस्चार्ज तुमने पानी का दिया है। लेकिन जब हम डिस्चार्ज ये जो दिया है, ये जब आपका आगे जाकर जब आपने वेस्ट इसको जब यूज कर लिया, बाथरूम किचन जो भी किया, तो ये कैलकुलेशन हमारी चलती है कि लगभग 80% जो है हमारा पानी वेस्ट ही हो जाता है, और ये जाता है तुम्हारा किसमें, सीवर में। तो कभी अगर एग्जाम में दिया ना हो कि वेस्ट वाटर कितना होता, तो 80% ऑफ द सप्लाई वाटर, जो सप्लाई वाटर आपने दिया है शहर के लिए, उसके 80%। हालांकि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहां पर 75% दिया हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं सर। सबसे पहले तो आपके पास एक दिन में कितना दे रहे हैं, एक आदमी को 200, और लोग कितने हैं सर, 80,000 के। तो आप इसका लीटर पर डे था, मैंने कल भी आपको बताया था कि सर 1 मीटर क्यूब जो है ना, मैंने कल बताया था, कल की क्लास में सब लोग थे, 1 मीटर क्यूब आपके 1000 लीटर में आता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो इसको क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, इसको क्या करोगे, लीटर को मीटर क्यूब में कर दिया, और नीचे आपका जो डे था, डे को सेकंड में कर दिया, तो मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया, 0.125 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब सवाल यह कि सीवेज डिस्चार्ज क्या नहीं, ये तो तुम्हारा सप्लाई था, ये तो वाटर सप्लाई था सर। अब इसका सीवेज डिस्चार्ज क्या हो रहा है, मिला सारा काम करने के बाद, अब आपका 75% तो वेस्ट ही हो रहा है पानी, तो 75% निकालो इसका, 0.75 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया सर, सीवेज का डिस्चार्ज हो गया। अब कह रहा है कि सर हमें पीक फैक्टर भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है ना बहुत सारा पानी आ जाता है तो पीक फैक्टर लेना पड़ता है। तो ये पीक फैक्टर 2 से क्या है, 2 गुना लेना पड़ेगा पीक फैक्टर। तो ये हो गया सर 2 गुना, तो 2 गुना उसने कर दिया, 0.28 आया। बताओ यार, कोई सवाल में कुछ ज्यादा बड़ा लॉजिक था क्या, बड़ा कॉन्सेप्ट था? छोटी मोटी चीजें होती, सवाल को देखकर घबराए मत करो इन्वायरमेंट के। सारा खेल डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी या डिस्चार्ज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम का ही कहानी होती है, घबराएंगे नहीं। सवाल को करने की कोशिश करिएगा, कैसे कैसे करते हैं। अभी आप देखो, मैंने 3-4 सेशन ले लिए, 5 सेशन ले लिए, आप पिछले 2-3 क्लास भी देखो तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चनों से थोड़ा सा भी मोटिवेशन आपको आ रहा होगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अब इसका सवाल करो भाई, क्या है सवाल, जल्दी जवाब करो, जवाब करो दोस्तों। एज पर IS CAD 1742 नॉर्मली अ सीवर सेल बी डिजाइन फॉर द डिस्चार्ज। सीवर को किस डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करते हैं बताइए? लेकिन ध्यान रखिएगा, ड्राई वेदर फ्लो की बात हो रही है, हाफ फुल है, विद मिनिमम सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी। दो क्वेश्चन यहां पर पूछे गए साथ साथ, एक तो सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी, चलो जी पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले तो यहां पर 3 टाइम्स ऑफ ड्राई वेदर फ्लो कहते हैं इसको, 3 टाइम्स ऑफ ड्राई वेदर फ्लो इसके लिए डिजाइन करते हैं। और सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 0.75 मीटर पर सेकंड। और सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी तो आप जानते ही होंगे शायद कि जब आपका मतलब सीवर में इतना फ्लो की वेलोसिटी होनी चाहिए कि आपके पार्टिकल सस्पेंडेड हो, सेटल ना हो, ये बात ध्यान रखनी है। इतनी वेलोसिटी तो कम से कम होनी चाहिए, तो इस बात को याद रखेंगे। ड्राई वेदर फ्लो पता तुम्हें, बिना रेनफॉल के, है ना। चलो दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन है, ये क्या है, नहीं क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ बातें लिखी हैं। IS कोड 1742 का, 1742 का कोड है। इसमें क्या बोला गया, क्यों लिखा है, ये बिल्डिंग ड्रेनेज के लिए कुछ कोडिंग दे रहा है। क्या है सर ये, देखो सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं सर सीवर के डिजाइन की, तो ये आपका 3 टाइम्स ऑफ ड्राई वेदर के लिए डिजाइन किया जाता है, फ्लोइंग फॉर द हाफ फुल विद द मिनिमम सेल्फ क्लींसिंग ऑफ द 0.75 मीटर पर सेकंड। ये मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अप्रोक्सीमेट ग्रेडियंट क्या रखा जाता है और वहां पर डायमीटर क्या रखा जाता है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जब 1 in 57 मतलब 57 पर 1 का राइज, 100 पर 1 का राइज, ठीक है ना। तो ये स्लोप बढ़ रहा है, ये वाला स्लोप घट रहा है, जितनी ज्यादा नीचे की वैल्यू बढ़ती है उतनी स्लोप क्या हो जाएगा, घटेगा ना, समझ गए। तो वैसे आपका ये ध्यान रखना, 1 in 57 पर डायमीटर क्या रखना है, 100। 1 in ये रखा है एक जगह पर, 1 in 100 के स्लोप पर, स्लोप है ये कहने का मतलब है आपका ये 150। स्लोप तो देना ही पड़ता है ना आपको, क्योंकि अंडर ग्रेविटी फ्लो कराते हैं सीवर में, तो जब तक स्लोप नहीं देंगे तो पानी अंडर ग्रेविटी चलेगा कैसे, इसलिए स्लोप दिया जाता है। डायमीटर 150 का, 1 in 145 का 200, इस तरह से याद कर लेना। ये डिस्चार्ज भी थोड़ा सा देख के जाना, इतना सारा याद तो नहीं रख सकते यार, सच्ची बात है, इतना सारा याद नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को भी देख के जाओगे, पीडीएफ देख के जाओगे, तो कुछ कुछ आइडिया हो जाएगा दिमाग में ना। वैल्यू ऑफ द सी ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइप वाटर क्लोजेट,
ये वाटर क्लोजेट है सर। अब वाटर क्लोजेट क्या होता है, पहली बात तो फिगर आपको समझा रखा है। वाटर क्लोजेट ये फिगर मैंने आपको अलग से बना रखा है, सी का वैल्यू बताना है सर। ये यहां पर सी, इसको बोलते हैं इंडियन टाइप वाटर क्लोजेट। कौन कौन जानता है सी कितना होता है? अरे ये है सी, इसको बोलते हैं 50। 500 mm बोल दो या 50 सेंटीमीटर बोल दो, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा 450 होता है भाई, ये वाली चीज जो है ना 450 होता है, ये 450 mm। ये जो ए है ये तुम्हारा ए है, ये ध्यान रखना, ये एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का है, ये एसएससी में खूब आता था, अभी तो नहीं आ रहा है लेकिन पहले आता था। ये बी का जो वैल्यू है ये बी है, ये यहां से लेकर यहां तक ये 30 सेंटीमीटर होता है, ये 300 mm होता है। तो याद रख लेंगे इसको, पता होगा तुम्हें, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो इनमें से एक क्वेश्चन आता है, ये ABC पूछता ही था। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट व्हाट इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अप्रोक्सीमेट ओवरफ्लो रेट फॉर द प्लेन सेडिमेंटेशन। अब ये तुम्हारा वैसे ये उसका क्वेश्चन है एसएससी का, लेकिन ये गुप्ता से पूछा जाता था। तो लगभग वैसे तो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक की बात किया जाए, और एक होता है प्लेन सेडिमेंटेशन, एक होता है आपका कोगुलेशन वाला, कोगुलेशन विद फ्लोकुलेशन वाला टैंक, तो उसकी थोड़ा ज्यादा होती है। बताइए जरा, वैसे इसका जवाब करो। ये वाला रेंज आएगा इसमें 700 के करीब आता है। आंसर यही किया था एग्जाम में। वैसे आपका ये वाला प्लेन सेडिमेंटेशन का कितना होता है तुम बताओ भाई। वैसे पता क्या होता है, इसकी रेंज में बताऊंगा। इसमें ना, इस क्वेश्चन में ना बहुत दिक्कत होती है लोगों को, इस क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है। आज के बाद दिक्कत नहीं करेंगे, मैं बता देता हूं दिक्कत क्या होती है। आंसर इसका यही है, देखो जब प्लेन सेडिमेंटेशन है ना, तो हमारी जो स्टैंडर्ड किताब है वो ये होता है। प्लेन सेडिमेंटेशन का कितना है, 15,000 से 30,000। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, मैं गलत नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल सही वैल्यू है ये 30,000। ये किस में, लीटर में है, और क्या है यूनिट, मीटर स्क्वायर, और पर डे में है सर। ये ऐसा कह लो आप, लीटर पर डे, लीटर पर डे किसी एक पर्टिकुलर मीटर स्क्वायर के एरिया पर मैं ले रहा हूं, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर ले रहा हूं, लीटर पर डे में ही। लेकिन सर एक्चुअली मैंने जब इसको लीटर पर आवर, देखो लीटर पर आवर में करना नहीं आता आपको भाई। एक दिन में कितना, लीटर तो लीटर है, एक दिन में कितना घंटे, 24 घंटे, सेकंड कितना, तो करना नहीं आता आपको क्या, तो कर सकते हो आप। तो ये दोस्तों यही वैल्यू जो आती है ना 625 से 1250 आती है, किसमें, लीटर पर आवर में कर दोगे जब, फिर से वही मीटर स्क्वायर पर। तो ये ध्यान रखनी है चीज। जब आप इसमें आते हैं किसमें, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन वाला टैंक, तो इसमें ये 30,000 से 40,000 होता है, और जब आप उसमें लिखते हैं लीटर पर आवर में तो 1250 से 1650 है। तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा जो है दिक्कत करता है लोगों को। इसको यहीं पर लिख दो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो आप देखेंगे एग्जैक्ट तो नहीं था आंसर, लेकिन आप इसी रेंज में जा सकते थे, लेकिन एग्जैक्ट रेंज मैंने आपको बता दी है, हमेशा के लिए याद कर लो इसको। इंडोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग टेक्स मंथ टू कंप्लीट द प्रोसेस। इंडोर मेथड है सर। अब आपको बताना है इंडोर मेथड जो होता है ये कौन सा मेथड होता है, ये एरोबिक होता है। देखो कंपोस्टिंग करने का, जो आपके पास जो वेस्ट आया उसको खाद बनाने का या कंपोस्टिंग करने का ही मेथड है। तो एक्चुअली में इंडोर मेथड है। अब तुम जवाब करो, जिन लोगों ने पढ़ा है ये आपका कौन सा मेथड होता है, मतलब कि एरोबिक होता है या एनॉर्बिक होता है, आपको ये बताना है बस। एक बेंगलोर मेथड होता है, इंडोर मेथड होता है। तुम मुझे बताओ कि ये एरोबिक होता है या एनॉर्बिक। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, इंडोर मेथड जो होता है ये हमेशा याद कर लो, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आपका एरोबिक नेचर का होता है। यहां पर जो रिएक्शन चलती है, जो तरीका है वो विद इन द ऑक्सीजन होता है। तो ध्यान रखिएगा टाइम कितना लगाता है सर, ये 4 महीने लगाता है, ध्यान रखिएगा, 3 नहीं, 3 तो है नहीं, 4 से 5 ही महीना ये भी, तो ये भी 3-4 महीने लगाता है सर। 4 ऑप्शन होगा सर, 4 नहीं 3 नहीं 4, ठीक है ना। यहां पर लिखा हुआ मैंने सब कुछ आपके लिए। देखो ये कंपोस्टिंग करने का तरीका देखो, इंडोर मेथड में क्या करते हैं, एक लेयर बनाएंगे, फिर उसको जो है ना वो करेंगे, उसको पलटाएंगे थोड़ा सा, फिर दूसरा तीसरा, इस तरह से। एरोबिक चलता है यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर एरोबिक नहीं चलता, यहाँ पर लेयर नहीं बिछाते, एक बार बिछा देते हैं, एनोरोबिक चलती है यहाँ पर कंडीशन। इंडोर मेथड इज एन एरोबिक कंडीशन, ठीक है ना। इंडोर मेथड इज द कंपोस्टिंग, द पिट्स इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ अल्टरनेटिव लेयर। देखो ध्यान रखें, अल्टरनेटिव लेयर है तो ऑक्सीजन आपकी वहां पर आपकी प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब दिख जाती है बार बार। सिमिलर थिकनेस एज बेंगलोर मेथड, बेंगलोर की तरह थिकनेस सेम होती है, बट इंश्योर ये होता है कि एरोबिक कंडीशन यहाँ पर बननी चाहिए। दूसरी बात सर, यहाँ पर इंडोर मेथड में कितना टाइम लगता है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर 4 मंथ के करीब लगता है कंप्लीट प्रोसेस के लिए। कंप्लीट प्रोसेस के लिए 4 मंथ लगता है। ध्यान रखिएगा बेंगलोर मेथड कंपोस्टिंग के लिए वो लगता है, वो होता है एनारोबिक कंडीशन, ध्यान रखिएगा।
टाइम उसमें वही लगता है 4-5 महीने, ज्यादा लगता है इससे थोड़ा। पॉलिटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन अब बहुत आ रहा है आपका आजकल। ये एसएससी का क्वेश्चन है दोस्त, एसएससी जेई का क्वेश्चन है ये। चलो जवाब करेंगे आप। अब आपको टेबल याद नहीं है तो आप गलती करोगे, मुझे पता है। अगर टेबल याद नहीं है तो भाई गलत करोगे। अगर आपको टेबल याद नहीं है ना, कंप्लीटली गलत करोगे आप। सर ये अनहेल्दी होता है। मैं आपको टेबल हटा देता हूं, घबराओ मत आप, टेबल हटा दो और इस टेबल को अपने, इस पीडीएफ को ना अपने संभाल के रखना है। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो 1-2 बार देख के जाओ। एग्जाम से पहले जो आपको टाइम मिलता है ना 1 घंटे का, जब आप लोग जो है ना एग्जाम से पहले सेंटर में पहुंच जाते ना 1 घंटे, तो उस समय देखा करो ऐसे तरह के टेबलों को, जो टेबल मैं आपको बताने वाला हूँ। उस समय फालतू टाइम बर्बाद मत करा करो फूकने फाकने में, उस समय बर्बाद मत किया करो, उसको देखा करो। देखो गुड होता है सर 0 से 50। पॉल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स, पीएसआई का मतलब होता है पॉल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स। सर ये डिटरमाइन करता है कि वेदर द एयर पॉल्यूटेंट लेवल इन द पर्टिकुलर लोकेशन पर क्या है, गुड है, अनहेल्दी है, हजार्ड्स है या वर्स्ट कंडीशन है। 0 से 500 की रेंज लगभग होती है, तो गुड होगा जब 0 से 50 होगी पीएसआई की वैल्यू, पॉल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स। सर मॉडरेट कंडीशन, मॉडरेट पॉल्यूशन है, मॉडरेट पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन की बात हो रही है, 51 से 100। अनहेल्दी है सर 101 से 200। सर वेरी अनहेल्दी है सर 201 से 300। एक हजार्डस होती है सीवियर वाली तो 300 से ज्यादा हो जाएगी। दिल्ली इसी में आता है ना शायद। तो अकॉर्डिंग टू द नॉइस पॉल्यूशन, अब देखो नॉइस पॉल्यूशन से भी क्वेश्चन आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी का क्वेश्चन है ये भी। अकॉर्डिंग टू द नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एक्ट एंड कंट्रोलर, रेगुलेशन एंड कंट्रोलर रूल 2000, इसके अकॉर्डिंग नाइट टाइम नॉइस स्टैंडर्ड फॉर द कमर्शियल। देखो कोड ने क्या किया है, ये जो तुम्हारा कोड है इसने भैया इंडस्ट्री के लिए हो या तुम्हारा रेजिडेंशियल के लिए हो, एक नॉइस का एक प्रावधान किया है कि भाई तुम पता लग रहा है कि इंडस्ट्री लगा दी तो तुम्हें ऐसा नहीं कि हल्ला करते हो, लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो एक गाइडलाइंस दी है। सर आपसे पूछा गया है, देखो पढ़ना क्या है तुम्हें। देखो पहली बात तो क्या पढ़ना है सर, नाइट टाइम नॉइस स्टैंडर्ड फॉर द कॉमर्शियल एरिया। ध्यान रखिएगा कॉमर्शियल एरिया के लिए अलग होता है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अलग होता है, रेजिडेंशियल एरिया के लिए अलग होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी। मैं लिखा रहा हूं, टेबल लिखा रहा हूं, घबराओ मत आप। तो दोस्तों ये होता है आपका नहीं 45 नहीं, ये 65 डेसिबल होता है। डीबी बोले तो डेसिबल, डेसिबल, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, डेसिबल बोलते हैं इसको। मैं बता देता हूं इस यूनिट को, ये मैंने खुद लिखी है एक्चुअली। मैं जब मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूं तो दोस्तों ये टेबल में आपको लिखाता हूं। एज पर द नॉइस पॉल्यूशन, दिख तो रहा है ना आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख नहीं भी रहा तो मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं। यहां पर ये मेरी टेबल बनाई थी क्लास की तो मैं चिपका दिया यहां पर। इंडस्ट्रियल एरिया पहला है सर, इंडस्ट्रियल एरिया मैं लिख देता हूं यहां पर भाई। सर सबसे पहले है सर इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया 75, उधर है सर 70। नाइट टाइम पे थोड़ा कम है, डे टाइम पे थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा कॉमर्शियल एरिया 65, 55। सर रेजिडेंशियल एरिया 55, 45। साइलेंस जोन जो होते हैं हमारे 50 और 40। तो ये हो गया सर यहां पर आपके पास, इनमें से ये आपका काम हो जाएगा। अरे ओ डे टाइम की बात हो रही थी ना, क्या था यहां पर क्वेश्चन, क्या बोला था, नाइट टाइम बोला था। ओ नाइट टाइम था, नाइट टाइम, बिल्कुल सही बात है, मैंने गलती कर दी ना, कोई बात नहीं, माफ करेंगे। नाइट टाइम की बात हो रही थी और कॉमर्शियल एरिया की बात हो रही थी। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, 55 होना था, बिल्कुल मैंने भी सही लिखा है टेबल में, 55 है, सही कर दिया मैंने, अब कोई दिक्कत नहीं है, सही कर दिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास, अब तो आप तीतर हो गए ना, तो क्या हो गया आंसर, ये वाला हो जाएगा। कहाँ गया, इधर देखो, ये वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब तो सही है, खुश हो। तो इस टेबल को आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेसिबल है। लेकिन किसने दिया ये रूल, एज पर द नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 के अकॉर्डिंग, सन 2000 के अकॉर्डिंग। तो आज के एपिसोड को यहीं पर रखते हैं दोस्तों, और भी हमारी क्लासेज हैं और भी काम है, आज यहीं पर रख देते हैं। अगला जो सेशन है मेरा कल होगा, और कल मैं आपको बहुत सारी बारीकियां बताऊंगा। अगले मंडे से अब एक नया प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। रेजिडेंशियल के लिए 45 dB था, हाँ तो 45 से तो लिखा है मैंने, ये गलत थोड़ी है, 55 45 सही तो है, 55 45। और साइलेंस के लिए 50 40। ये टेबल बढ़िया है, ये बढ़िया है गुरु, इसमें छेड़खानी नहीं करना, ये तुम्हें रट के जानी है, सेम एज दैट, ठीक है ना। वैसे एक टेबल और आती है, लेकिन फिलहाल आप इसको याद कर लेंगे, काम हो जाएगा। तो आज के एपिसोड को यहीं पर करते हैं दोस्तों। देखो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन चुक देख के आ रहे हो, फिर भाग जा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा काम। आप सीरियस हो, क्योंकि मैं सीरियस हूं, अगर आप भी सीरियस हो तो आप 100% फायदा करके जाओगे अपना यहां से, इस सेशन में मेरे।
इसलिए हर एक क्लास को सीरियस लो, ऐसा समझो कि ये आपकी अब नैतिक जिम्मेदारी हो गई, ये आपकी एथिक जिम्मेदारी है भाई कि आपका ये 8:30 से 10:30 का जो टाइमिंग है, ऐसा समझो ये आपका ये बरदानी क्लास है आपके लिए, ठीक है। इसको आप एक शेड्यूल में बांध दो अपने डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आप जानते हो, लेकिन हो सकता है कि आपके कई नए कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता थे, वो सीख जाओगे ना आप, तो सीखोगे तो फायदा रहेगा, ठीक है ना। तो आपके सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है हम लोग कर रहे थे अभी, कल भी यही रहेगा, मिक्स प्रैक्टिस ही रहेगा, कल थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है उसको भी रखेंगे हम। अब आपके मैं सब्जेक्ट वाइज भी करा रहा हूं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज आप पूरे हफ्ते सब्जेक्ट वाइज नहीं करेंगे। मैं सर पूरा लेक्चर देखता हूं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी स्टीफन साहब। काफी लोग हैं जो पूरा देखते हैं लेकिन कुछ चुक 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 करते हैं, भाई तो तुम्हारा ही नुकसान है, ठीक है। मैं बता दूं आपको, देखो सवाल ये है सर, हम जो मंडे से करने वाले हैं तो एक्चुअली में सब्जेक्ट वाइज अब करने वाले हैं। दूसरी बात कि डेली नहीं करते हैं, डेली नहीं करना है सब्जेक्ट वाइज भी। सब्जेक्ट वाइज को हम लगभग 4 से 5 दिन रखेंगे, लगभग हफ्ते में 2 दिन तो हमें मिक्स प्रैक्टिस रखनी ही पड़ेगी, उसका फायदा ही होगा, क्योंकि हम लोग और सब्जेक्ट के भी इन्वायरमेंट से जुड़े रहेंगे, सर्वे से जुड़ेंगे, साथ में सॉइल से जुड़ेंगे, बीएम से जुड़ेंगे, सबसे जुड़े रहेंगे, और एक सब्जेक्ट का तो पोस्टमार्टम करेंगे। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा आज, एक प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें मिक्स प्रैक्टिस की होगी, और एक प्लेलिस्ट बनेगी सब्जेक्ट वाइज, और एक प्लेलिस्ट कुछ एक हफ्ते बाद और बनेगी, अगले हफ्ते के अगले हफ्ते बाद, उसमें मैं आपको थ्योरी वाला भी प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें एक सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम करेंगे। और वो सब्जेक्ट कुछ भी आप अपने हिसाब से बता देना, जो सा सब्जेक्ट आप पहले चाहते हैं उसको भी मैं लगातार फिर करते रहूंगा। यूट्यूब की बात कर रहा हूं मैं अपने इसमें पेड कोर्स की बात कतई नहीं कर रहा हूं, वो मैं सोमवार को फिर बात करूंगा आपसे, ठीक है ना। यूट्यूब की बातें हो रही हैं अभी सारी। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स टू ऑल।